देखो हम पढ़ रहे क्लास नंबर हमारी कौन सी 11 मनी एंड बैंकिंग पढ़ रहे 4 क्लास और 3 क्लास और इसके बाद मौद्रिक जो नीति है ना, मौद्रिक नीति को उपाय पढ़ रहे हैं हम। इसमें 2 उपाय हो मौद्रिक नीति के, एक तो मात्रात्मक उपाय हो, एक गुणात्मक उपाय हो। मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी जिसे बोलते हैं, समझ में आया बात। या आरबीआई ना जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके तहत काम करता। आरबीआई यही चाहता कि जो है ना, जो ब्याज दर, आरबीआई चाहता कि जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ तो उसको कोई मतलब नहीं है, उसका मतलब इन्फ्लेशन थ्योरी पे काम करता हो, उसका मतलब मनी सप्लाई पे। आरबीआई के बहुत सारे उद्देश्य है, उसमें सबसे मेन उद्देश्य उसका मनी सप्लाई को नियंत्रित करने का काम। सारा काम मनी सप्लाई को नियंत्रित करने का, कितना पैसा लोगों के हाथ में जाने वाला है, समझ। उसके लिए वो अनेक प्रकार के उपाय करेगा। 2 उपाय बहुत मेन है उसके। मैंने कहा आरबीआई के बहुत सारे उद्देश्य है। आरबीआई के गूगल पर जाकर डालोगे ना, विकीपीडिया पर जाकर पढ़ोगे तो बहुत सारे उद्देश्य दिखा देंगे, लेकिन सारे के सारे एक दूसरे से लिंक, समझने की बात है। लेकिन एक लाइन में कहा जा तो आरबीआई का जो मुख्य उद्देश्य है, वो मेन उद्देश्य इसका यही है कि मनी सप्लाई को नियंत्रित करना। उसके लिए अब वो अनेक प्रकार के उपाय बनागा हो। नंबर फर्स्ट, एक तो ये बतागा आरबीआई कि कितना पैसा मार्केट में आना चाहिए, सर्कुलेशन में कितना पैसा आना चाहिए। इसके लिए पहले नंबर पर मात्रात्मक उपाय करता। दूसरे नंबर पर बतागा जो पैसा आया वो किस दिशा में जाना चाहिए, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में। कृषि को पैसा जागा नहीं जागा, जो रामू काका बैठे हुए गांव के भीतर, उसे पैसा जागा नहीं जागा। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर पैसा जागा नहीं जागा, टर्शियरी सेक्टर के अंदर पैसा जागा नहीं जागा तो कितना जागा। ठीक, कल मैंने लास्ट वाली क्लास में पीएसएल भी बताया था, एक प्राइवेटी सेक्टर लैंडिंग है ना, जो प्राइवेटी सेक्टर लैंडिंग है, इसके तहत ना जो प्राथमिक क्षेत्र, जो प्राइवेटी सेक्टर कौन से होंगे, भारत सरकार और जो हो भारत सरकार, सुन लो, भारत सरकार जो आरबीआई, इन दोनों को मिलकर डिस्क्लोज करती है। और उसका 40% हिस्सा, जितना भी पैसा बच रहा ना, समझ बात, जितना भी लोन जाएगा, लोन का 40% पीएसएल जो सेक्टर होगा उसमें जाना चाहिए, पीएसएल के तहत दिया जाना चाहिए। आज समझे, प्राइवेटी सेक्टर लैंडिंग। प्राइवेटी सेक्टर कौन से होंगे, आरबीआई बताएगी भारत सरकार के साथ मिलकर कौन सा प्राइवेटी सेक्टर होगा। उसमें मुझे एक का नाम पक्का पता, उसका नाम है कृषि क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि अगर इन बैंकों को स्वायत्ता दे दी है ना, वाणिज्यिक बैंकों को, ये कभी भी जो प्राथमिक क्षेत्र है उसको कभी लोन नहीं देने के। अगर प्राथमिक क्षेत्र को लोन नहीं देने का ना, तो द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र कभी ग्रोथ नहीं कर पाने का। आज भले आज टर्सरी सेक्टर जो इतनी तेजी के साथ ग्रोथ कर रहा हो, जो टर्सरी सेक्टर ना, तृतीयक क्षेत्र इतना तेजी के साथ ग्रोथ कर रहा हो, भारत के जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है, समझ में आती है। लेकिन जो द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, ये कभी ग्रोथ नहीं कर रहा, लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाने के हैं। ऐसे विकास को हम सतत विकास नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि प्राइवेट जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र उसमें लोन नहीं जाता। इसलिए आरबीआई इसका भी बात का भी ध्यान रखता किस क्षेत्र में, किस दिशा में कितना लोन जाना चाहिए। ऐसे उपाय को हम गुणात्मक उपाय बोलते हैं, इसे बाद में पढ़ेंगे। पहले हम आरबीआई के मात्रात्मक उपाय पढ़ रहे। मात्रात्मक उपाय के अंतर्गत हमने CRR को बड़ा तमीज से पढ़ा। CRR क्या हो, दोबारा एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ और अपनी बात को वहीं ले आता हूँ जहाँ मैंने पिछले वाली क्लास में छोड़ दी थी बात। समझ में आई बात? या क्लास नंबर 11 हो चुकी, जितनी गहराई से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना, ऐसा कहीं नहीं मिलने का, कहीं भी किसी किताब में एक साथ कंपाइल नहीं आया हो। समझ में आया बात? एक भी सवाल नहीं बचाने का, आने वाले 4 साल तक, 5 साल तक तुम्हें यही काम आ जाएगा। समझ में आया बात? इसके साथ बस मैगजीन जोड़ कर पढ़नी, तुम्हें करंट अफेयर जोड़ कर पढ़ना, जो तुम्हें आज बताया जाएगा कि करंट अफेयर कैसे पढ़ना। समझ में आया बात यार? कहाँ से पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस लगातार 1 महीने तक एक मैगजीन उठा के बार बार उसे पढ़े जाओ, बार बार उसे पढ़े जाओ। बैठते चलते फिरते कुछ आए इधर तो उधर से घूम फिर गए, फिर मैगजीन पर पढ़ के जाएगा, आए इधर उधर से फिर घूम फिर फिर मैगजीन पढ़ के जाएगा। सब पता रहेगा तुम्हें देश के अंदर चल क्या रहा, कहाँ कहाँ कौन से बदलाव हो रहे, अपनी सिलेबस के हिसाब से। वो भी मात्रात्मक उपाय, तो मात्रात्मक उपाय में हम सबसे पहले नंबर पर CRR समझा था। CRR का जो नाम हो ना, वो कैश रिजर्व रेशो हो, कैश रिजर्व रेशो, इसे बोलते हैं नगद आरक्षित अनुपात। तो हमने ये पहले नंबर का पॉइंट उठाया था लास्ट वाली क्लास में। CRR क्या हो, तो कैश रिजर्व रेशो बोलते हैं। कैश रिजर्व, RESERV रिजर्व रेशो, RATI और रेशो, इसका नाम हिंदी में पता होना चाहिए, सर्च करने। नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, ये तो बोलते हैं सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? जब नगद आरक्षित अनुपात, ये हमारा आरबीआई है, आरबीआई का टूल्स एक प्रकार का उपकरण आरबीआई का। आरबीआई बताएगा कि कितना पैसा मार्केट में जाने वाला, ये आरबीआई है, हमारा केंद्रीय बैंक है। समझ में आया बात? यार प्रत्येक देश का केंद्रीय बैंक हो, प्रत्येक देश के अंदर ये टूल्स इस्तेमाल करते हैं सब जितने भी देश हैं, जिस सब देशों के अंदर है। भारत की बात नहीं है, अभी तो हम भारत की मौद्रिक नीति पढ़ रहे, तो भारत की मौद्रिक नीति में सब प्रत्येक देश का केंद्रीय बैंक हो, वहाँ भी इस तरह ये सब चीज़ें यूज हो। समझ में आया बात? ये जो केंद्रीय बैंक हमारा आरबीआई, और ये हमारे कॉमर्शियल बैंक है, ये कॉमर्शियल बैंक। और जो कॉमर्शियल बैंक कर रहे हैं, इधर हमारे प्यूपिल हो गए, लोग हो गए हमारे, इधर भी हमारे प्यूपिल हो गए, ये लोग हो गए। ये वे हैं जो पैसे जमा करने वाले, ये वे हैं जो पैसे निकालने वाले। आए समझो, ये वे हैं जो पैसे जमा करने वाले, ये कौन, जो पैसे निकालने वाले। बात समझ में आई? बात
मान लो यहाँ आरबीआई के पास जो पैसा डिपॉजिट करा लोगों ने उसे डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। डिमांड डिपॉजिट कितने प्रकार का हो? 2 प्रकार का। डिमांड डिपॉजिट के अंतर्गत 2 खाते आएंगे, एक तो आगा सेविंग अकाउंट आगा, और एक आगा करंट अकाउंट। ये बात तुम जानते हो। करंट अकाउंट पर आज ब्याज नहीं दिए, आरबीआई ने आज तक करंट अकाउंट पर ब्याज देने की परमिशन नहीं दी, सेविंग अकाउंट पर ब्याज दिया जा। समझ में बात है। और आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों के अंदर ना जितना भी सारा पैसा जमा हो वो ना उसमें 60% हिस्सा ना करंट अकाउंट का, और करंट अकाउंट पे ही ब्याज नहीं देते। तो सबसे ज़्यादा पैसा कॉमर्शियल बैंक करंट अकाउंट वालों से कमा रहे हैं। आज समझ, तुमने देखा 2-3 दिन बाद जो भीड़ लग जाती है बैंक के बाहर, वो उनकी लगती है सेविंग अकाउंट वालों की, वे तो एटीएम से निकाल लेते हैं, उनकी लगती है करंट अकाउंट वालों की। यस, उनके ठेकेदार खड़े रहते हैं वहीं से, उनके मजदूर वहीं खड़े, उनके जो पैसे भेजे जाए चेक काट के दिए जा फटाफट इतने स्पीड से, वे करंट अकाउंट वाले खड़े रहते हैं वहाँ। तो ये आरबीआई है, ये कॉमर्शियल बैंक, ये लोग, ये इधर के लोग जिन्हें लोन ध्यान देना चाहिए। मैंने कहा जो आरबीआई है ना, आरबीआई क्या कहता, अपना CRR एक प्रकार का उपकरण टूल्स है उसके पास, इसका इस्तेमाल करके कहता कि बैंकों की लोन देने की क्षमता को कम करा जा सकता है। वो चाहता है ना मार्केट के अंदर ना पैसों को सोख लिया जा का मतलब भागे लोकर बंद कर रख देंगे, और वो भी बैंक की मुख्य शाखा में। अगर पीएनबी बैंक तो पीएनबी बैंक की जहाँ मुख्य शाखा होगी उसके अंदर ठाकर लोकर बंद कर रख देंगे, और 14 दिन बाद मैंने बैंक के अंदर की डिटेल भी तुम्हें दी, अंदर तक निकाल लगा। समझ में आई बात है। 14 दिन बाद गणना होगी, शाम के टाइम 4 बजे जाकर उसके अंदर बंद करके रख दिया जाएगा। समझ बात है। CRR को मेंटेन करना है काम इस तरह हो। बात समझ में आई। CRR कैसे मेंटेन कर जाता, तो CRR जो कैश रिजर्व रेशो, तो यहाँ इसकी जो रेट थी मैंने पिछली बार बताया था तुम्हें, इसका जो रेट था ना पहला 2007 से पहले 3 से लेकर 15% के बीच में था, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 7, इतना भी रहा। समझ में आई बात है। जो CRR कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 2007 के टाइम पर ना यो 10% के आसपास रखा था, 10%। यस, CRR इतना ज़्यादा CRR। अब मैंने ये बताया दूंगा 1% 1 लाख करोड़ रुपए बराबर है, तो 4% 4 लाख करोड़ रुपए बराबर है। और कभी भी आरबीआई इस तरह नहीं बताता कि मैंने CRR को 1% बढ़ाया, 2% बढ़ाया ना, वो बताएगा बेसिस पॉइंट में। अगर 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया इसका मतलब 0.4% से बढ़ाया। अगर 100 बेसिस पॉइंट बढ़ाया इसका मतलब 1% बढ़ाया, क्योंकि 100 बेसिस पॉइंट बराबर 1% है। जैसे जो कोरोना काल चला गया, कोरोना काल में पूरी दुनिया में जितने भी बैंक थे, कोरोना काल में पूरी दुनिया में जितने बैंक थे, पूरी दुनिया में जितने बैंक थे, सब ने अपने केंद्रीय बैंक थे, पूरी दुनिया के जितने केंद्रीय बैंक थे सब ने अपने बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ाई, CRR SSR सब बढ़ाए। लेकिन आरबीआई को भी ये CRR बढ़ाना पड़ेगा, आरबीआई को भी ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेगी, बैंक रेट दर बढ़ाना पड़ा। पता कितना बढ़ाना पड़ा? 225 बेसिस पॉइंट तक। क्या तुम मुझे बता सकते हैं 225 बेसिस पॉइंट का क्या मतलब? आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ोगे, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है सब बातें कि आरबीआई ने जो बैंक रेट बढ़ाया ना, ब्याज दरें बढ़ाई, वे 225 बेसिस पॉइंट तक बढ़ाई। इसका क्या मतलब है? 225 2.04%, इसका ही तो मतलब है। 225 क्योंकि 25% का क्या मतलब है? 0.4, और 200 का मतलब क्या होगा? 2%। तो 225 बेसिस पॉइंट बढ़ने का क्या मतलब होगा? 2.04% से उन्होंने ब्याज दरें बढ़ा दी। बात समझ में आई ना? ठीक, इतनी बात बताओ समझ में नहीं? लास्ट वाली क्लास में तुम्हें सब बता दिया गया था। उसके बाद तुम्हें बताया गया था कि जो CRR है ना, CRR भारत सरकार कभी नहीं चाहती कि आरबीआई CRR को बढ़ावा। क्यों? क्योंकि भारत सरकार है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भारत सरकार आया। समझ में? भारत सरकार इसकी एक नीति हो उसको बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल राजकोषीय नीति। लास्ट वाली क्लास में सब बताया गया था। और जो राजकोषीय नीति के तहत इनका लक्ष्य हो क्या है? इनका काम हो ग्रोथ को प्राप्त करना। ग्रोथ रेट है ना, उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी भारत सरकार, वो बढ़ना चाहिए। वो बढ़ेगा कैसा? उसके लिए क्या चीज़ चाहिए? उसके चाहिए निवेश। क्या चाहिए उसके लिए? निवेश। और निवेश कहाँ से कितने प्रकार का हो? 2 प्रकार का निवेश। निवेश का मतलब क्या हो? पैसा लगाना। पैसा कहाँ से लाओगे? 2 जगह से ला सको, बाहर से ला सको, अंदर घर में तो व्यवस्था तो अच्छी बात है, लेकिन घर में पता लग रहा है घर में पैसा मिल रहा है महंगा। अगर पैसा महंगा मिलेगा तो ये समझ जाओ या फिर ये निवेश नहीं होने भारत सरकार का जो ग्रोथ रेट होगा ना वो प्रभावित होगा। सही बात, भारत सरकार कभी नहीं चाहती कि ग्रोथ रेट उनका प्रभावित हो। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम CRR को तुम ग्रोथ रेट से जोड़ कर देखो। सवाल भी वैसे ही पूछो। समझ बात है। मान लो भारत सरकार CRR क्यों इस्तेमाल कर रही? आरबीआई CRR क्यों इस्तेमाल कर रही? अगर महंगाई आ गई ना तो आरबीआई पता क्या कर रही? महंगाई आ गई तो CRR को बढ़ा देगी। CRR का रेट उसने बढ़ाया तो बढ़ाने के बाद इसे कर देगी वर्तमान समय में 4% के आसपास चल रहा है। सही बात है, 3.75 इतना आसपास चल रहा, तो 4% के आसपास चल रहा वर्तमान समय में। अगर 4% के आसपास चल रहा, आरबीआई ने अगर इसे बढ़ाया तो इसे बढ़ाया 100 रुपये थे। 100 रुपये तो यहाँ कितने रुपये बच गए इसके पास? 96 रुपये। 96 रुपये बच गए तो 96 रुपये लोन देगा कि 96 रुपये लोन देगा। यहाँ 96 जो रुपये लोन दे देगा।
समझ में आया बात है? 96 रुपये। अब जैसे RBI ने इसे बढ़ाकर 5% कर दिया तो 5%, तो फिर कितने रुपए लोन देगा? 95। अगर इसे बढ़ाकर 10% कर दिया तो फिर कितने परसेंट लोन दे? 10, 90 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इसका मतलब जैसे जैसे RBI CRR को बढ़ागा, CRR कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो, तो बैंक लोन कम देंगे नहीं देंगे? बैंक लोन जैसे ही कम देंगे तो फिर निवेश भी कम होगा, और जब निवेश कम होगा तो ग्रोथ रेट प्रभावित होगा। ग्रोथ रेट का मतलब आर्थिक समृद्धि दर, GDP भारत का। आया समझ? भारत के अंदर निवेश नहीं होने का, भारत के अंदर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश हो रहा वो होने का ही। क्यों? क्योंकि पूंजी महंगी हो चुकी है ना, समझ बात है? दूसरे नंबर पर देने के नहीं है, क्योंकि कम कम लोन देना पड़ेगा, लोन देते हुए हिचकिचाएंगे क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं है। RBI जैसे CRR को बढ़ा देगा तो RBI ने ना जो रेट था पूरी तरह 2007 की मॉनेटरी पॉलिसी में 3 से लेकर 15% के बीच में रखना, ये पूरी तरह खत्म कर दिया। अब ये हो ना ये 4% के आसपास है। कितना? 4% उसने फिक्स कर दिया। इस तो कम रहेगा, इस तो ज़्यादा नहीं रहने का बिल्कुल भी। बात समझ में आई बात है? कितना? 4%। 3.75 रखो, 2 रखो, वो 1 रखो, 1.5 रखो, उसकी मतलब 3.3 के बीच में, 4 के बीच में चलो जाओ। अभी तुम गूगल पर जाकर सर्च करके देखा ना तो 3.75 या 3 आसपास ही चल रहा होगा, चेक करके देखोगे तो। और RBI की वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहाँ एक कॉलम अलग से बना हुआ CRR का, CRR को कितना मेंटेन करा जा रहा है। बात समझ में आई बात? या अंदर तक की बात बताई थी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो CRR है ना, CRR तो भारत का ग्रोथ रेट प्रभावित तो नहीं होता। ऐसे समझ, इसका काम क्या हो? इसका काम हो मनी सप्लाई को नियंत्रित करना। CRR का मुख्य जो मुद्रा आपूर्ति है उसे नियंत्रित करना। जैसे ही CRR को बढ़ा देंगे तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं जाने का, मनी सर्कुलेशन में नहीं आने का, तो मुद्रा नियंत्रित नहीं होनी। अब मैंने कहा जो मौद्रिक नीति उसके उपाय नहीं आए, ये मात्रात्मक उपाय है नहीं है। क्यों है मात्रात्मक उपाय? कितना पैसा बाजार में जाएगा, कौन बता रहा है? CRR। तो जितना पैसा बाजार में जाएगा तो किसका काम है? सारा CRR होगा। अगर CRR को बढ़ा दिया गया तो कम पैसा नहीं जाएगा, तो इसका मतलब जो तुम बताओ CRR मात्रात्मक है नहीं है। कैसे पता लग रहा? क्योंकि CRR को बढ़ाकर ना बैंक, जो वाणिज्यिक बैंक उसकी लोन देने की क्षमता को कम करा जा सके। CRR को बढ़ाकर ना बैंकों, जो वाणिज्यिक बैंकों की लोन देने की क्षमता को कम करा जा सके, नहीं जा सकता। समझ में आया बात? है क्योंकि CRR जैसे CRR बढ़ गया तो बैंकों की लोन देने की क्षमता कम नहीं हो जाएगी। CRR को जैसे 10% कर दिया हमने तो बैंकों की 10% लोन देने की क्षमता कम होगी। बात समझ में आई है? ठीक। और जैसे जितना जब बैंकों की लोन देने की क्षमता कम होगी तो किस पर फर्क पड़ेगा? निवेश पर। अच्छा, RBI ऐसा कर क्यों रहा? इसे बढ़ा क्यों रहा RBI CRR को? क्योंकि महंगा बढ़ जाती है, महंगाई को नियंत्रित करना चाहता हूँ। इन्फ्लेशन को, जो इन्फ्लेशन है ना, महंगाई है, महंगाई मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अगर महंगाई क्यों बढ़ रही? क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी ना तो डिमांड और सप्लाई के बीच में जब मिसमैच हो जाएगा, डिमांड सप्लाई को छोड़कर ऊपर चला जाएगा। इसलिए लोग डिमांड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके हाथ में पैसा। अब पैसा अगर उनके हाथ में, तो पैसा छीन लिया था। जैसे मैंने तुम बताया था RBI ने मार्केट से 2000 रुपये का नोट गायब कर दिया, कर नहीं दिया बिल्कुल भी। ठीक है, तो अगर लोगों के हाथ में तो पैसे छीन ले जाए तो डिमांड नहीं करने के, और जब डिमांड नहीं करने के तो वस्तु महंगी नहीं होने की, और जब महंगी नहीं होने की तो महंगाई रुक जाएगी। बात समझ में आई बात? ठीक। लेकिन मैं कहता हूँ इस तो भारत सरकार का ग्रोथ रेट प्रभावित हो रहा है। और जैसे CRR बढ़ गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहेगी कि CRR को बढ़ाया जाए। RBI तो क्या अपेक्षा करेगी कि CRR को बढ़ाया जाए, कम करा जा। ठीक। लेकिन तुम बताया मैंने ना कि RBI और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। 2016 के बाद, 2016 की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आई ना, उसके बाद ना ये दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। और RBI ने अब तक CRR को बढ़ाया नहीं। ऐसा समझ में, बस कोरोना काल से हम बाहर निकले उसके बाद RBI ने CRR को बढ़ाया। और बढ़ाने के बाद कितना बढ़ाया था? 225 बेसिस पॉइंट बढ़ाया। सही बात है। RBI ने सब बैंकों ने, पूरी दुनिया के जितने बैंक थे, चाहे वो अमेरिका का बैंक हो, फेडरल रिजर्व बैंक, चाहे यूरोप का बैंक हो, चाहे वो चाइना का बैंक हो, बड़ी बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं उनके जो बैंक, केंद्रीय बैंक, उन्होंने सबने अपने यहाँ ब्याज दरें बढ़ाई इस तरह करके। तो भारत सरकार के अंदर ना आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ोगे उसमें भी भारत सरकार का 2022-23 का बता रहा हूँ मैं, 22-23 वाला जो आर्थिक सर्वेक्षण में साफ साफ बताया गया है कि भारत सरकार के जो RBI ने भी 225 बेसिस पॉइंट तक जो ब्याज दरें वो बढ़ाई। समझ में आया बात? है कोई दिक्कत? करंट अफेयर के साथ साथ अपडेट करके चल रहा हूँ। अब पता लगा क्यों बढ़ाई? पता क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही थी। उस महंगाई को नियंत्रित करने का काम किसका होगा? RBI का, इसलिए बढ़ाई। पता लग चुका? उसका क्या होगा? लोगों के हाथ में मार्केट में कम पैसा जाएगा। अच्छा, इस दिक्कत किसे खड़ी होगी? दिक्कत निवेश में समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन तुम्हें बताऊँ, जो RBI चाहे CRR को बढ़ा ले चाहे घटा ले, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने का। भैया आज समझ में, इस भारत सरकार के ग्रोथ रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये इसमें कह रहा हूँ भैया। अब क्योंकि वर्तमान समय में ना जो CRR है वो पूरी तरह प्रभावहीन हो चुका, उसका कोई प्रभाव नहीं है। ये बात समझ ली तुम अच्छी तरह,
वो भी समझना जो कोई नहीं समझता, थोड़ा एक स्टेप आगे जाना। अगर CRR पढ़ रहे हैं तो इतना पढ़ो CRR को जितना कोई भी नहीं पढ़ रहा हो CRR को। समझ में यही बात है। मोबाइल फ़ोन हो तुम्हारे पास, हाथ में जाओ सर्च करो, एक चीज़ पढ़ो हिंदी इंग्लिश में क्या है इसका मतलब, एक बार होगी पढ़े, बार बार नहीं होने की, ऐसा कंटेंट तैयार करो। तो जो नगद आरक्षी अनुपात है ना, नगद आरक्षी अनुपात है यो, अब ये CRR भारत में काम करता ही नहीं। अब मैं समझाने जा रहा हूँ CRR भारत में काम क्यों नहीं करता। पहले उन्हें बताओ जो महंगाई हो कितने प्रकार की हो महंगाई, ये महंगाई है, महंगाई 2 प्रकार की हो महंगाई, एक तो होगी डिमांड पुल, मांग जनित, डिमांड पुल, इसे क्या बोलते हैं, मांग जनित महंगाई, मांग पीछे क्लास पढ़ लो बैठ कर। दूसरी कौन सी, कोस्ट पुल, कोस्ट पूछते हैं तो कोस्ट पुल कह दो। इसे क्या बोलते, लागत जनित, लागत जनित महंगाई। तो महंगाई कितने प्रकार की हो, ये जो ऊपर वाली महंगाई है वह कब आ गई, जब लोग डिमांड करेंगे, नाम ही देखो मांग जनित, डिमांड करेंगे, जब डिमांड और सप्लाई के बीच में मिसमैच हो जाएगा, जब डिमांड सप्लाई को छोड़कर ऊपर चला जाएगा, तो कौन सी महंगाई आ जाएगी, मांग जनित, डिमांड पुल कह दो। समझ नहीं बात है। और जब ना वस्तु की लागत बढ़ जाएगी तो कौन सी महंगाई आ जाएगी, कौन सी, लेकिन भारत एक ही तो महंगाई हो सकेगा भारत में, तो दोनों थोड़ा एक साथ आ जाएगी। महंगाई तो एक ही होगी, मांग जनित होगी, क्या तो डिमांड बढ़ रहा होगा, सही बात है, या फिर लागत बढ़ रही होगी वस्तु की। समझ में आई बात है। वस्तु को बनाने में ज़्यादा खर्चा आ रहा, लागत, और लागत के अंदर मैंने बताया ब्याज, उत्पादन जो ब्याज है ना वो लागत का, उत्पादन लागत का अहम हिस्सा, ये बात पहली क्लास में बता रखी। ब्याज उत्पादन लागत का अहम हिस्सा, अगर ब्याज बढ़ा ना तो समझ जाओ तो महंगाई आ जाएगी, तब भी ब्याज बढ़ने पर, क्योंकि ब्याज बढ़ेगा तो ब्याज बढ़ने पर क्या होगा, मटेरियल महंगा हो जाएगा, और मटेरियल महंगा हुआ ना तो ये वाली महंगाई आ जाएगी। अगर डिमांड बढ़ेगी तो कौन सी महंगाई आ जाएगी, ऊपर वाली। या तो सुनना अच्छे तरीके से, आरबीआई का मानना कि डिमांड लगातार बढ़ रहा है, और डिमांड बढ़ रहा है लगातार, और जैसे डिमांड बढ़ यहाँ ये जोड़ना जो सीखना ना, यही तो बुद्धि खोलनी। आरबीआई को लगा कि डिमांड बढ़ रहा है, आरबीआई को आभास हो रहा है कि डिमांड बढ़ रहा है, जब डिमांड बढ़ रहा होगा तो आरबीआई क्या करेगा, CRR बढ़ाएगा। CRR बढ़ाया, आरबीआई ने CRR बढ़ाया तो बैंकों के पास लोन देने की क्षमता कम होगी, तो इसका मतलब जो डिमांड है वो नीचे चला जाएगा भैया, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है। लोग डिमांड क्यों करेंगे, क्योंकि उनके हाथ में पैसा आ चुका। अब पैसा किसने सोख लिया, CRR के तहत आरबीआई ने सोख लिया पैसा, लोकर बंद करके रख दिया, बैंकों की मुख्य शाखा पर बंद करके रख दिया, जाओ लेना ले लो, क्या लोगे, तुम्हारे तो पैसा ही नहीं है। तो आरबीआई ने क्या करा, बैंकों की लोन देने की क्षमता को कम कर दिया, बैंकों की लोन देने की क्षमता को कम कर दिया, तो इनके हाथ में पैसा ही नहीं है, और जब इनके हाथ में पैसा ही नहीं है तो ये क्या नहीं करने के, डिमांड नहीं करने के, तो डिमांड नहीं करने के तो क्या हो जाएगा, जो महंगाई है ना, मैंने कहा जो महंगाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे हो सकते, ऐसी महंगाई कौन सी महंगाई बोलते हैं। जरा एक बात बताओ मुझे, अगर ऐसा हो जाएगा तो ये एक बात बताओ, अगर ऐसा हुआ तो ये लोन नहीं देने के, जब लोन नहीं देने के भारत सरकार का कौन सा क्या प्रभावित होगा, ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट जो हो ना, ग्रोथ के लिए, जीडीपी के लिए, उस जीडीपी जो ग्रोथ उत्पादन, ग्रोथ कह दो, जीडीपी कह दो, उत्पादन कह दो, उत्पादन का जो अहम हिस्सा ना उसका नाम है ब्याज। आज समझ तो ब्याज है। लेकिन ये बताओ तो फिर जो कॉमर्शियल बैंक, जैसे ध्यान तो सुन लेना अच्छे तरीके से, ये जो कॉमर्शियल बैंक इन्हें पता लग चुका है अब तो बेटे तुम 95 रुपये लोन दे सको, नहीं 90 रुपये लोन दे सको। 90 रुपये कैसे, आरबीआई ने से बढ़ा के 10% कर दिया, 10% कर दिया आरबीआई ने से क्यों बढ़ाया, क्योंकि सर जो डिमांड पुल महंगाई है ना, समझ बात या जो मांग जनित महंगाई है इसे कम करना, तो कम कैसे होगी, आरबीआई CRR बढ़ा देगा, और CRR बढ़ा देगा, ये पता क्या करेंगे, पहले तो दे रहे थे 15% पर लोन, अभी 20% पर लोन देंगे। यानी इसका ना जैसे ब्याज बढ़ा देंगे तुरंत ही, जो पूंजी मार्केट में दे रहे हैं ना ये ब्याज नहीं बढ़ा देंगे, और जब ब्याज बढ़ा देंगे तो बताओ वस्तु को बनाने की लागत नहीं बढ़ जाएगी, लागत बढ़ जाएगी तो इसका मतलब यानी महंगाई आ जाएगी, प्रभाव यही नहीं होगा। कौन समझ में आया बात, तो CRR का फायदा क्या है, यही तो समझना, दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान तो समझ लो अच्छे तरीके से, इतना आसान नहीं आए हो, एक स्टेप आगे गए हो, ठीक, ध्यान तो समझ। CRR का मतलब क्या था, मनी सप्लाई को नियंत्रित करना है काम। CRR हम लेके क्यों आए, CRR इसलिए लेकर आए हम कि जब मनी सप्लाई को नियंत्रित करा जा सके। अब मनी सप्लाई नियंत्रित कैसे होगी, मनी को कंट्रोल कराया जा सके, मनी लोगों के हाथों में जाना नहीं चाहिए, समझ में यही बात है, लोगों के हाथों में जाना नहीं चाहिए, और महंगाई बढ़नी चाहिए, डिमांड नहीं बढ़नी चाहिए, डिमांड नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक। तो एक महंगाई कितने प्रकार की हो, 2 प्रकार की, एक तो डिमांड पुल होगी, कॉस्ट पुल होगी।
तो महंगाई तो एक ही होगी। क्या तो डिमांड पुल होगी मार्केट में या कॉस्ट पुल होगी? तुमसे बहुत पूछूंगा मैं, छोड़ डाले पॉइंट को, ध्यान से सुन लेना। CRR के तहत RBI कॉमर्शियल बैंकों की लोन देने की क्षमता को कम कर सकती है, समझ गए, इसे बढ़ाकर लोन देने की क्षमता को। इससे फायदा क्या हो? RBI किस एजम्पशन में काम करती है? इन्फ्लेशन थ्योरी पर, महंगाई को नियंत्रित करने पर काम करती है। और महंगाई कब नियंत्रित होगी? जब लोगों के हाथ में पैसा नहीं होने का। तो इस CRR का काम क्या हो? पैसों को सोख लेना मार्केट से, ये तो काम हो CRR का। ठीक, कि लोगों के हाथ में कम पैसा जाना चाहिए। जब कम पैसा होगा तो डिमांड कम करेंगे, जब डिमांड कम करेंगे तो महंगाई नियंत्रित हो जाएगी, जो महंगाई में नीचे चली जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं आता? ऐसा करते हैं काम। लेकिन बाद में जाकर पता चलेगा महंगाई तो बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी? रॉ मटेरियल नहीं महंगा हो जाएगा। रॉ मटेरियल जब महंगा जाएगा, रॉ मटेरियल क्यों महंगा होगा? क्योंकि ब्याज में है। ये जब ब्याज बढ़ेगा तो ये दूसरी महंगाई आ जाएगी। तो महंगाई आई कम कहाँ हुई? ऊपर तो कह रहे हैं कि महंगाई कम होगी और नीचे कह रहे हैं महंगाई बढ़ेगी। तो फिर CRR का फायदा क्या हुआ? CRR प्रभावहीन हो चुका। CRR भारत में काम नहीं करता, पता ही नहीं लोगों को, बढ़ा ले चाहे घटा ले। आया समझ में? ये तो क्या है, एक स्टेप आगे सोचना। अभी दोबारा फिर समझा रहे हो, ये कॉन्सेप्ट तुम समझ गए ना, तो दुनिया तो एक स्टेप आगे चले जाओगे। सारे बच्चों समझ रहे तो 2 स्टेप आगे चले जाओगे, कि तुम्हारे बुद्धि का प्रयोग करके कुछ और भी सोच रहे। देखो ध्यान से अच्छे तरीके से, इसका काम क्या हो? बैंक को CRR क्यों लेगा कायम? CRR का काम किस तरह करता? CRR के द्वारा ना जो RBI है, RBI का उपकरण है। RBI कहता है कि जैसे भी CRR को बढ़ाऊंगा तो जो लोन देने की क्षमता कम हो जाएगी। जब लोन देने की क्षमता कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? महंगाई कम हो जाएगी। अब महंगाई कम क्यों हो जाएगी? क्योंकि लोगों के हाथ में क्या नहीं होने का? पैसा। पैसा किसने सोख लिया? RBI ने। किसके माध्यम से? चला गया और लोकर बंद करके रख दिया। 14 दिन बाद गणना हो, काउंटिंग हो उसकी। इतनी बात बता तुम्हें, कितना परसेंट मेंटेन कर रहा हो? 4%। वर्तमान समय 4% के आसपास है। इस रेट को चेक करते रहना चाहिए, करंट अफेयर में सब पता लग जाया करेगा। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? ठीक, अब इनके हाथों में पैसा नहीं है, डिमांड नहीं करने के, तो महंगाई नियंत्रित हो चुकी। RBI का कहना कि महंगाई नियंत्रित हो चुकी, मैंने महंगाई को कंट्रोल कर दिया। RBI का कहना, पूछा कैसे करा? मैंने CRR को बढ़ाया। ये तो कहता RBI कहता मैंने जैसे ही CRR को बढ़ाया तो महंगाई नियंत्रित हो चुकी। क्यों? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं आया। ठीक, अब ये पता क्या करते हैं? ये कॉमर्शियल बैंक है, अब इनके पास, इन्हें भी तो बेनिफिट कमाना। तो जैसे बेनिफिट कमाना, अब जिस रेट पे ब्याज दे रहे, जिस रेट पे लोन दे रहे, वो रेट, जिस रेट पे लोन दे रहे हैं उसे लैंडिंग रेट बोलते हैं। लैंडिंग रेट RBI के हाथ में कि खुद के हाथ में? मैंने बता रखा, RBI ने 2011 के बाद स्वायत्ता दे दी थी। इसका मतलब अब तुम बताओ, जब इनके पास कम पैसा, तो कम पैसे से ज़्यादा पैसा बनाने की कोशिश करेंगे, तो किस चीज़ को बढ़ाएंगे? ब्याज को बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ा। और जब ब्याज बढ़ा देंगे, अब ब्याज मैंने क्या कहा था तुम, जैसे उत्पादन लागत, ये 8 रुपये का जो मार्कर पैदा हुआ था, तो वही बात किया, तो 8 रुपये के मार्कर में ब्याज आता नहीं आता। जैसे ब्याज मैंने बढ़ा दिया तो ये बताओ उत्पादन लागत बढ़ गई, मार्कर पहले 25 का बढ़ना था, अब 30 का बढ़ना था, तो महंगाई तो फिर भी आएगी। अब महंगाई आएगी तो इस बार कौन सी महंगाई आई? RBI ने महंगाई कम करी। RBI ने जो महंगाई कम करी उसका नाम क्या है? तो महंगाई हुआ भी, उसका नाम है डिमांड, मांग जनित महंगाई कम करी। लेकिन यहाँ तो कोस्टफुल, कोस्ट बढ़गी, वस्तु की लागत बढ़गी, वस्तु की लागत नहीं बढ़गी, और लागत बढ़गी तो फिर CRR का काम क्या रहेगा? CRR का काम क्या रहेगा? सही बात है। इसका मतलब CRR अब भारत में काम नहीं करता, CRR प्रभावहीन हो चुका। यह बात RBI के गवर्नर को समझ में नहीं आ रही, जो तुम्हें 5 मिनट में समझ में आएगी। समझने की बात है, यह बात RBI के गवर्नर को समझ में नहीं आ रही, जो तुम्हें 5 मिनट में समझ में आएगी। समझ में आई बात? या ठीक, कि CRR भारत में काम नहीं करता, इसे तुम आराम से तर्क के साथ बता सको। सही बात है। जैसे किसी मीडिया रिपोर्ट के सामने आकर कहो कि CRR काम कर रहा है, मुझे तो समझ में आता। अभी जो हमारे वर्तमान समय में जो वित्त मंत्री है शक्तिकांत दास जो है, क्या नाम है उनका? अरे वित्त मंत्री नहीं कह रहे हैं, गवर्नर कौन है हमारे यहाँ के? इनका स्टेटमेंट कि भारत के अंदर ना एक्सिस मनी सप्लाई है, जरूरत से ज़्यादा मनी सप्लाई है, तो 8 लाख करोड़ रुपए, उसे सोखना चाहिए। सुन लो, भारत के अंदर मार्केट में, बाजार में एक्सिस मनी सप्लाई है, जरूरत से ज़्यादा मनी सप्लाई है। और जो मनी क्या हो, मनी अकेला डिमांड तो बढ़ा सका, पूर्ति नहीं बढ़ा सकता, और डिमांड बढ़ागा तो महंगाई आ जाएगी। इनका खुद का मानना। समझ बात है? मेरी समझ में नहीं, किस बेस पर कह रहे हैं ऐसा? अगर उन्होंने ऐसा कर भी दिया ना, तो ये कह रहे हैं कि हमें CRR को बढ़ाना चाहिए, तो बढ़ाओ CRR को। जैसे CRR को बढ़ाओगे, ले बढ़ाओगे, CRR को बढ़ाओगे तो बैंक को लोन की क्षमता कम हो जाएगी। तो इनका मानना कागजों में कि महंगाई कम होगी। और यूँ नहीं पता कि जो फिर रॉ मटेरियल, जिस चीज़ की वस्तु बननी, वो सारा रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि लोन यानी ब्याज दर भी तो बढ़ा देंगे कॉमर्शियल बैंक, क्योंकि कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा जो लोन दिया जा उसका जो रेट तय करा जा वो आरबीआई के हाथ में है नहीं है भैया। आया समझ में? ये अपनी मनमानी कर रहे हैं यहाँ, मनमानी करके इस रेट को बढ़ाएंगे, अगर इस रेट को बढ़ाएंगे तो ब्याज महंगा हो जाएगा, अगर ब्याज महंगा हो जाएगा तो फिर जो अगर जिनने वस्तु बनाई हुआ जिनने मार्कर बनाया हो कंपनी में, क्योंकि उसको महंगी पूंजी मिल रही तो इसका दाम बढ़ागा वो, और जब दाम बढ़ागा तो जब किसी वस्तु का दाम बढ़ाया जा ना, कॉस्ट बढ़ाया जा, तो जो महंगाई है उसे लागत जनित महंगाई बोलते हैं। तो मार्केट में लागत जनित महंगाई बढ़ जाएगी, जो कॉस्ट पुल महंगाई है वो नहीं इन्फ्लेशन वो बढ़ जाएगा, और डिमांड जो पुल इन्फ्लेशन है वो कम हो जाएगा। तो महंगाई कम हुई कहाँ, समझ में आई बात? या महंगाई कम कहाँ हुई? अगर हाँ कम ऐसा होती जब भी नीचे होता, ये तीर कछिन में नीचे होता जब तो कम होती महंगाई। समझ गया तुम? इसका मतलब सीआरआर का तो कोई फायदा ही नहीं, इसलिए अब सीआरआर भारत में काम नहीं करता। तो ये मेरा मानना है, मेरा खुद का तर्क है, और तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। समझ बात? या कम कहाँ हो रही महंगाई? तो एक चीज़ बता दो, जो महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। मैंने कल मैं दिल्ली में था, और दिल्ली में जब कल मैंने कश्मीरी गेट से बाहर निकल कर ना 2 स्ट्रिंग की बोतल ली। स्ट्रिंग की बोतल कितने की यहाँ से? 20 रुपये की, वहाँ 30 रुपये की थी मुझे। सोच सकते हो तुम? सही बात है, 30 रुपये की, 30 रुपये की। कोल्ड ड्रिंक की बोतल कितने की यहाँ से थम्सअप की छोटे वाली? 40 वाली आवती है, वो 60 रुपये दी उन्होंने। समझ सको तुम कितना बुरा हाल है। एक पेटी जी मामूली पेटी कितने की यहाँ जिसमें आलू रख कर दिया जाता, 10 रुपये की, वहाँ उन्होंने 30 रुपये पेटी दी है। बाहर निकल कर मात्र बस स्टैंड के बाहर था। सोच सकते हो तुम कितना बुरा हाल है। तो कहाँ महंगाई बढ़ कम होगी? लेकिन महंगाई बढ़ तो रही, क्या तुम बता सकते हैं महंगाई यहाँ कौन सी बढ़ रही है? हमारी कॉस्ट पुल, वस्तुओं की लागत बढ़ती चली जा रही है। जब लागत बढ़ती चली जा रही है ना, तो जो बिजनेसमैन है जो वस्तु बना बेच रहा है वो क्या करेगा, उसका दाम बढ़ा देगा, और जब दाम बढ़ा जाएगा ना तो जो महंगाई आ जाएगी उसे लागत जनित महंगाई बोल लेंगे, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन बोल लेंगे, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। और कॉस्ट पुल जो इन्फ्लेशन है ना वो तेजी से बढ़ रहा। समझ में आया बात? या इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं? तो महंगाई कितने प्रकार की हो? एक तो मांग जनित महंगाई हो, एक लागत जनित। अब ये बात पता लग चुका है तुम्हें सीआरआर भारत में काम क्यों नहीं करता। सही बात है। तो ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि हमने सीआरआर बढ़ाया घटाया, बढ़ा लो, फर्क पड़ने वाला ही नहीं बिल्कुल भी। काम क्या करना चाह रहे हैं? सारा काम एक ही, महंगाई को नियंत्रित करना चाह रहे हैं। भारत सरकार क्या चाहती है? उसका ग्रोथ रेट बढ़ाए ना हो, जीडीपी बढ़ता चला जाए। आया समझ में? इसलिए जो आईएमएफ के द्वारा अंदाजा लगाया गया कि भारत के अंदर जो ग्रोथ रेट रहने वाला वो 6 से लेकर 8% के बीच में रहने वाला, इस साल का जो 2022-23 का 6 के लेकर 8 के बीच में रहने वाला, इतना रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहने का। समझ में आया बात? तो चलो इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? सीआरआर समझ में आया? सीआरआर के तहत जो पैसा आरबीआई के पास रखा जा, आरबीआई के पास रखा जा नहीं रखा जाता, और नहीं रखा जाता, आरबीआई के नाम पर रखा जा। मैं भी कह रहा हूँ आरबीआई के नाम पर रखा जा। ऐसा समझ, जो ये बैंक हो ना, उन बैंकों की मुख्य शाखा में रखा जाएगा, बैंकों की मुख्य शाखा में रखा जाएगा, और लोकर में डाल कर बंद करके रख दिया जाएगा। अब ये बता दो मुझे, सीआरआर में ब्याज दिया जा? पक्का? आरबीआई के नाम पर रखा हुआ, आरबीआई सीआरआर ब्याज देता? अच्छा ब्याज देते 2007 तक पहले देता था। इस बात पर आलोचना होती है आरबीआई की, पता लग गया? तो अगर इस पर ब्याज देना चाहिए, क्यों, क्या हो जाएगा फिर? सीआरआर का मतलब ही क्या रह जाएगा फिर? सीआरआर का मतलब लोगों के हाथों में तो पैसा छीन लेना चाहिए। अगर ब्याज दे दिया फिर तो ब्याज देकर फिर लोग हाथ में पैसा देंगे, तो सीआरआर प्रभावहीन हो जाएगा। वो तो वैसे ही प्रभावहीन पड़ा। सीआरआर दिमाग में डिस्कस हो चुका, इतना डिटेल तक कभी भी सीआरआर को डिस्कस करा नहीं जा सकता। इस पर तुम इतने साधारण तरीके से बता सकते हो, कहीं भी बैठ कर कॉपी बंद करके बता सकते हो। और जब किसी सब्जेक्ट को तुम कॉपी बंद करके बोलना स्टार्ट कर दो ना, इसका मतलब तुम्हारे उसके प्रति सजग और समझता पैदा हो चुकी। सीआरआर का मतलब क्या है, किस चीज़ में काम कर रहा है, और ये सब चीज़ें आसान भाषा में जोड़ते चले जाओ। ये सब चीज़ें बहुत टेक्निकल हो, जब कोई टीचर समझाना स्टार्ट करे ना तो सब सिर बुन जाता, सिर के यहाँ से निकल गया। कहाँ से? यहाँ से कहाँ से निकल गया? अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, सीआरआर भारत में काम क्यों नहीं करता? इसमें थोड़ा दिमाग में इमेज बना लो। समझ बात? या ये सारा समझाना हूँ तुम्हें सीआरआर के बारे में कि सीआरआर भारत में काम क्यों नहीं करता। मैं सवाल पूछूंगा तुमसे, दिमाग में अंदर में क्या क्या बताना। तो पहला हमने सीआरआर हमने खत्म कर लिया। अब हम एसएलआर समझ रहे। जो मौद्रिक नीति है ना, मौद्रिक नीति का जो मात्रात्मक उपाय में जो दूसरा जो मात्रात्मक उपाय है उसका नाम एसएलआर है। इसे बोलते हैं स्टेचुरी। ठीक क्या? स्टेचुरी समझ आई बात है? ये बोलते हैं लिक्विडिटी, लिक्विड पड़ी नहीं, लिक्विडिटी। इसका नाम है रेशो। बोलो तो स्टेचुरी
लिकड़ पड़ी, वो भी सही है, ये भी सही है ना। STATUTORY, ये स्पेलिंग लिक्विडिटी रेशो, याद रही? ठीक, लिख देता हूँ स्टेचुरी, ठीक, लिक्विडिटी, रेशो, सही है। हिंदी में नाम वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात। अब ये जो समझाऊंगा और जो तुमसे पूछूंगा ना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पूछूंगा तुमसे, पहले ही पढ़ा रखी है मैंने। दांत बाद में दिखाते, इधर हो पहले, चलो इधर हो, और इधर हो, और हो, अब इधर हो। तो भी अकेले बैठेंगे ना तो ध्यान पूरा पढ़ाई पर आएगा, ये खी बंद हो जाएगी। वैधानिक तरलता अनुपात, इधर हो, बोल जाने, इधर हो, इधर हो, खंबा उधर लगता है साइड में, बोल देना उधर लग, टाइम नहीं खराब होगा। अकेले अकेले बैठो, तुम बोलते हो ना, तुम बोलते हो ना। नींद आ रही है, नींद आ रही है, चले। स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो, एक हो तरलता। सबसे पहली बात तो इसे तो हम बाद में समझेंगे, वैधानिक तरलता अनुपात क्या हो। इसमें एक शब्द है तरलता, इसका मतलब समझ लेते हैं क्या हो तरलता, लिक्विडिटी का क्या मतलब हो, और लिक्विडिटी कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके बारे में आराम आराम से समझते प्यार के साथ। पहले तरलता ही समझ लो, तरलता क्या, अर्थ क्या तरलता का। जो तरलता, इसका मतलब लिक्विडिटी, इसका मतलब क्या हो, इसका अर्थ क्या हो, तरलता। अब ठीक है, लिक्विडिटी रखा लिखा हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या मतलब है, लिक्विडिटी का लोग सभी सबसे ज़्यादा बहन के यही चलते हैं। लिक्विडिटी का मतलब वो कैश, सही है, गलत भी नहीं है। लिक्विडिटी का मतलब वो कैश, और कैश ऐसी चीज़ है जिसे हाथ में रखते खुशी महसूस हो। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ATM कार्ड है, किसी व्यक्ति के हाथ में ATM कार्ड है, और एक व्यक्ति के हाथ में 10,000 रुपये, और ATM कार्ड में 10,000 रुपये पड़े हुए, और 10,000 रुपये हाथ में भी है, तो मज़ा किस में आगा। जो 3 बार, तब तक 3 बार गिनना लेना बैठा बैठा, थूक लगा ऐसा, तब तक मजा आने का ही नहीं था। समझ नहीं पाते। तो कैश को परफेक्टली लिक्विडिटी एसिड कहते हैं, परफेक्टली लिक्विडिटी एसिड्स, एसिड्स ध्यान से सुनना अच्छा तरीके से। तो तरलता का मतलब हो कि अगर किसी भी एसिड्स को, किसी भी परिसंपत्ति को अगर आप कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, यस, किसी भी परिसंपत्ति को आप कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, इसी बात को हम तरलता कहते हैं। 2 उदाहरण देता हूँ, तुम बताना किसकी तरलता सबसे ज़्यादा होगी, कौन सा सबसे जल्दी बिक जाएगा। नंबर 1 बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग मेरे पास। नंबर 2 गोल्ड, कौन सा सबसे जल्दी बिकेगा, तो किसकी लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब सबसे जल्दी बिक जाना, बेचने में टाइम नहीं लगने का, मिनट से पहले बिक जाएगा। और बिल्डिंग थोड़ा जल्दी बिक जाए, बिल्डिंग के लिए पहले 10-20 दिनों को दिखाना पड़ेगा, फिर चेकिंग करेंगे, फिर कहेंगे इसकी किचन सही नहीं है, इसका बाथरूम सही नहीं है, ये फ्लैट बढ़िया नहीं है, जगह आसपास गंदगी फैल रही है। सही बात है, ठीक। इसका मतलब अभी तुमने बता दिया, तुम तरलता को समझ चुके। किसी भी परिसंपत्ति को, किसी भी एसेट्स को, अधिकांश, मैंने भी समझा रहा हूँ तुम, अधिकांश लोग तरलता का या लिक्विडिटी का मतलब कैश समझे, गलत नहीं है। क्योंकि कैश परफेक्टली लिक्विडिटी एसेट्स हो, उसे बहुत जल्दी कैश वो कैश ही है, वो तो परफेक्टली 100% वो परफेक्टली एसेट्स हो। परफेक्टली एसेट्स का मतलब पैसे पहले से कन्वर्ट हो, बात समझ में आई, ठीक। तो एसेट्स का मतलब कतई भी कैश नहीं है कि एकदम पूरा कैश ही होगा। एसेट्स का मतलब, सॉरी, लिक्विडिटी का मतलब कैश नहीं है, लिक्विडिटी का मतलब कैश है जरूर, इसके अलावा ये बहुत अन्य चीज़ है। जैसे मैंने सोने का उदाहरण दिया और बिल्डिंग का उदाहरण दिया, समझ नहीं बात है। दूसरी खास बात क्या हो, जो लिक्विडिटी हो, एक और सवाल पूछता हूँ तुमसे। एक ही जो एसेट्स, एक ही जो परिसंपत्तियाँ, एक ही जो परिसंपत्तियाँ, उसका जो मूल्य वो अलग अलग हो सकता, उसका मूल्य अलग, उसकी तरलता अलग अलग हो सकती है।
एक ही परिसंपत्तियों की या एसिड्स की जो तरलता वो अलग अलग हो सकती है। मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक, अलग अलग ऐसा हो सकती है, दिल्ली में रहता हूँ मैं, और परिसंपत्तियों की मैंने कहा जो परिसंपत्ति एसिड्स, और एक बिल्डिंग मेरी गाँव में, एक बिल्डिंग मेरी शहर में, दो बिल्डिंग, एसिड्स तो एक ही, अलग अलग स्थान पर, समझ गए। तो तुम बता सकते हो कौन सी बिल्डिंग पहले बिक जाएगी, दिल्ली वाली गाँव वाली, कौन सी बिल्डिंग पहले बिक जाएगी है? रैपट लग गया ना। गांव में अगर मैं शहर में मिनट तो पहले शहर में काल पड़ा हुआ है रहने का, समझ में बात है। तुझे नहीं पता थी गाँव में कौन खरीदेगा, है किसी को कहा था गाँव में? अगर गांव में अगर एक प्लॉट भी खरीदना हो ना, एक छोटा सा टुकड़ा भी खरीदना हो, उसको पहले 1 साल पहले प्रक्रिया शुरू हो, उस पर 10 जन उसके पीछे लगेंगे, और जो खरीदे लगा ना लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे, बहुत पैसा आने पर, बहुत पैसा आने पर उसके पीछे पड़ जाएंगे हाथ धोकर, और तमाम तरीके से प्रताड़ित करेंगे, और सबको पता लग जाए। और शहर में क्या खास बात हो, घर के घर में उन्होंने पता चलता इनके घर में कितने कैंडिडेट है, शहर के शहर बराबर में। अब पूरी बिल्डिंग बेच कर घर बेच कर चले भी गए, उन्होंने भी पता रहता है सारे बराबर के घर में ही, और 3 साल तक रह रहे एक साथ, समझ बात है। तो जो शहर में जो बिल्डिंग है ना, उसका जो तरलता, उसकी जो लिक्विडिटी वो ज़्यादा, उससे जल्दी कैश मिल जाएगा मुझे। और गाँव में मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसको बताना पड़ेगा बाबा नहीं मानने, ऐसा समझ नहीं बात है, उनकी हवेली तो संबंधित है चीज सही बात है। तो गांव में बेचने को परिसंपत्ति को ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए जो गांव की बिल्डिंग है ना उसकी जो तरलता होगी वह कम होगी, और जो शहर वाली बिल्डिंग है उसकी तरलता अलग होगी। इसलिए एक ही वस्तु एक ही, ऐसा समझ, एक ही एसिड्स की अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरलता होती है। अब ध्यान से सुन लो, इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई, ठीक। एक सवाल और बता दो, जरा एक बात बताओ, मैं शहर में रहता हूँ दिल्ली में, ठीक, दिल्ली शहर में मैंने एक बिल्डिंग खरीद ली, समझ में आया बात, एक बिल्डिंग खरीदी, अब एक खरीदी 40 साल पहले। तुम बता सकते हो मुझे जो अब बिल्डिंग खरीदी और 40 साल पहले जो बिल्डिंग खरीदी बहुत अंतर होगा, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लोग पुरानी बिल्डिंग पसंद करेंगे नहीं? तुम बता सकते हो नई बिल्डिंग की लिक्विडिटी ज़्यादा होगी पुरानी बिल्डिंग की? समझ में आया बात है, इसका ये मतलब। दूसरे नंबर पर तुम बताना इस मतलब किसकी लिक्विडिटी ज़्यादा होगी। लिक्विडिटी का मतलब समझ चुके, लिक्विडिटी मतलब तरलता, और तरलता का मतलब हो किसी चीज़ को कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट करा जा सके। लिक्विडिटी का मतलब क्या हो, किसी चीज़ को कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट, और कैश भी अपने आप में एक तरलता हो। अगर किसी भी इंसान के पास कैश की कमी हो रही है ना, तो दूसरी भाषा में ऐसा कह सकते हैं, कैश परफेक्टली लिक्विडिटी एसिड्स, कैश इज द परफेक्टली लिक्विडिटी एसिड्स। कैश तो बेहतर कुछ नहीं है, समझ नहीं बात है, कैश तो बेहतर कुछ नहीं है। अगर आपके पास कैश नहीं है ना, घर में 1 भी रुपया नहीं है, तो रात को आपकी आँख खुद ही खुल जाएगी, बिना बात के सोचेंगे भी रुपया नहीं है, ये बात आपको पता लगेगी जब तुम बड़े हो जाओगे, समझ में आया बात है, ठीक। जब तुम्हारे पास जिम्मेदारी आ जाएगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। जब हाथ में पैसा नहीं होता ना तो आंखें बार बार खुलती है, और जब हाथ में पैसा आ जा ना, पता लग जा 20 रुपये वहाँ रखे, 10 वहाँ रखे, 100 वहाँ रखे, फिर उन्हें एक बार गिनेंगे, 3 रात को बैठ कर उन्हें गिनेंगे, काउंटिंग इतने होंगे। अभी तो गिफ्ट के लिए रह रहा टाइम अभी गिफ्ट के लिए पूरे नहीं हुए, समझ नहीं बात है, क्यों कहा जाए, सही बात है ना, तो बात है, अभी गिफ्ट के लिए पूरे नहीं हुए, तो 14 तारीख के लिए जो गिफ्ट तैयार होगा ना, समझ नहीं बात है फिर तो दोस्त मांगेगी मैं थोड़ा शेयर करना। तो कैश की खास बात यही हो, ध्यान से सुन लो अच्छे तरीके से। अब ध्यान से सुनो, क्या एक सवाल और बताओ, किसकी तरलता ज़्यादा होगी। मान लो आपके जेब में 10,000 रुपये पड़े हुए, और आपके ATM में जो हो 20,000 पड़े हुए, तो किसकी तरलता ज़्यादा? 10,000 की, जेब वाले की, क्योंकि जेब में ना पास है, ये तो जो पास हो खास है, सही। उससे बेस्ट क्या हो सके, वो परफेक्टली लिक्विडिटी ऐसे उसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही क्या है, वो तो कैश है। इसीलिए कुछ लोग ना अभी वही उस पर ही आ रहे घबराओ ना, हर इंसान ना लिक्विडिटी मेंटेन करना चाहता है। लिक्विडिटी मेंटेन करने का क्या मतलब है, सबसे पहले ना हर इंसान को सबसे पहले कैश चाहिए। मान लो तुमने ज़मीन का टुकड़ा बेचा, किसी ने काट कर चेक दे दिया, और एक व्यक्ति ऐसा उन्होंने 3 लाख रुपये हाथ में पकड़ा रहा, कैसा लगेगा तुम अगर तुम्हारे हाथ में चेक पकड़ा दिया? बहुत बुरा ऐसा लगा, ज़मीन का टुकड़ा भी लगा दिया, भी कुछ नहीं, कागज़ का टुकड़ा दे दिया, समझ बात है।
क्योंकि कैश नहीं दिया ना, तो कैश को परफेक्टली एसेट्स बोलते हैं। अब भारत सरकार चाहती है कि कैशलेस इकोनॉमी बन जाए। कैशलेस इकोनॉमी तो बनना मुश्किल है नामुमकिन है। सही बात हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी, हर इंसान कैसे जोड़ देगा तुम। हाँ ये हो कि कैशलेस को बढ़ावा दिया जा सके। सही बात है, कैश ना रखो अपने पास, कम रखो कैश। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई कोई दिक्कत? ये एटीएम क्यों आए? एटीएम क्यों आए? ताकि पैसे की लिक्विडिटी को बढ़ाया जा सके, तरलता को बढ़ाया जा सके। समझ में बात यार, इसलिए तो एटीएम आया। एटीएम जब चाहो जब निकाला जाएगा। पहले जब एटीएम नहीं आए थे 1986 से पहले, तो बैंकों में लंबी लंबी लाइन लगती थी और 4 बजे तक 5 बजे तक बैंक बंद हो जाता था, 4-5 बजे तक। उसके बाद खेल खत्म। सही बात, फिर अपने घर आ जाओ, फिर अगले दिन फिर जाना पड़ता था। अब तुम्हारे हाथ में एटीएम है ना, तो 24 घंटे रात को 12 बजे जाकर निकाल दो। समझ में आई बात यार? क्यों? क्योंकि जिसकी तरलता ना बढ़ ही चुकी। तो अगर तुम ना बैंक में पैसे जमा कर रखा है तो ध्यान से देना अच्छे तरीके से। जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा ना, जो समझ जाओ उससे बेस्ट कुछ नहीं है। अब डिमांड डिपॉजिट के तहत हमारे दो खाते हो, एक तो करंट अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट हो। करंट अकाउंट होगा, एक सेविंग अकाउंट होगा। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, इन दोनों को मिलाकर हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। जब भी डिमांड करेंगे ना तो पे करना पड़ेगा। बैंक उसके अगेंस्ट में जो पेमेंट को डिनाई नहीं कर सकता बिल्कुल भी। समझ आई बात है? जब भी जो कस्टमर होगा बैंक के पास जाकर पेमेंट की डिमांड करेगा तो पे ऑन डिमांड होगा। पे ऑन डिमांड का मतलब जब भी उसकी डिमांड होगी तब बैंक उसे डिनाई नहीं कर सकता बिल्कुल भी। समझ बात है? देना ही पड़ेगा। तो दो चीज़ है, और उसके अंदर ना 2 चीज़ बता रहा हूँ। एक और टाइम डिपॉजिट, वो तो 5 साल बाद ही मिलेगा जितनी की एफडी करवा रखी है। टाइम डिपॉजिट तो बोलते सावधि जमा। तो सावधि जमा, एक मांग जमा। क्या तुम मुझे बता सकते हो सावधि जमा और मांग जमा दोनों मतलब किसकी तरलता ज़्यादा? क्यों? क्योंकि जल्दी कहाँ से मिलेगा? जल्दी मिलेगा मांग जमा में। आज समझ में, सेविंग अकाउंट एक करंट अकाउंट, दोनों में सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, एक तो बचत खाता एक चालू खाता। तुम बता सकते हो इनमें से सबसे पहले सबसे ज़्यादा तरलता किसकी? सेविंग अकाउंट की या करंट अकाउंट की? सेविंग अकाउंट की या करंट अकाउंट की? करंट अकाउंट में तो जितना चाहे उतना निकाल लो। आए समझ में? और सेविंग अकाउंट में 4-5 ट्रांजेक्शन पर लिमिट है। 4-5 ट्रांजेक्शन करने के बाद ना 3-4 बार लिमिट है उस पर, और उसमें जितना चाहे उतना निकाल लो। अब बताओ किसकी तरलता ज़्यादा, करंट अकाउंट की सेविंग अकाउंट? आया समझ में? ठीक, तो ये खास बात है। तो ये जो बैंक है ना, लगातार बैंक बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। लगातार ना तरलता को पूरे मार्केट में पूरा बढ़ावा दिया जा रहा है कि तरलता को बढ़ावा दिया जा सके, कितनी जल्दी उसे एसेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तुमने नाम सुना म्यूचुअल फंड का? जो म्यूचुअल फंड है ना, म्यूचुअल फंड एक प्रकार का ऐसा फंड हो, उसका एडवर्टाइज देखना गूगल पर जाकर, उसको यूट्यूब पर जाकर। उसमें कहा गया था ये जो म्यूचुअल फंड है ना, जब चाह तब बेच दो, जब चाह तब। लास्ट की लाइन भेज दो, 2 मित्र आपस में बात करता है, लास्ट में जाकर बोल लेंगे जब चाह तब बेच दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, जब चाह तब बेच दो। म्यूचुअल फंड जब इसका क्या मतलब? वो परफेक्टली एसेट्स हो, इसीलिए लोग वहाँ निवेश करेंगे। समझ में आई बात है? ठीक। तो अगर तुम किसी चीज़ को कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट करोगे तो इसकी तरलता कहलाएगी। समझ में आया बात है? ठीक। इस यूपीएससी में 4-5 साल पहले सवाल आया था इस तरह करके। एक नाम दे रहा हूँ मैं, तुम बताना किसकी तरलता ज़्यादा होगी। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर किसकी तरलता ज़्यादा होगी? नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर लिखा हुआ गोल्ड। 4 ऑप्शन, तुम बताना पहले किसकी तरलता सबसे ज़्यादा होगी। पहले नंबर पर गोल्ड लिखा हुआ, दूसरे नंबर पर लिखा हुआ टाइम डिपॉजिट, सावधि जमा। तीसरे नंबर पर लिखा हुआ, बताना किसकी तरलता ज़्यादा होगी। तीसरे नंबर पर लिखा हुआ, तीसरे नंबर पर बॉन्ड लिखा हुआ। समझिए ना? बॉन्ड जो सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं, खरीद कर रख लेते हैं घर में, बॉन्ड जैसे किसान विकास पत्र होगा, इस तरह करके। तीसरे नंबर पर बॉन्ड होगा, तो तीसरे नंबर पर लिखा हुआ कैश। अभी पहले समझ लो, फिर दूसरे नंबर पर बतानी किसकी होगी, तीसरे नंबर पर बतानी। कितने होंगे? 3 हो, 4 हो गए। 5वें नंबर पर एक पर लिखा हुआ डिमांड डिपॉजिट। डिमांड ऊपर टाइम डिपॉजिट था। सबसे ज़्यादा कैश की होगी, कैश के बाद गोल्ड की होगी। अच्छा, गोल्ड, चलो पहले ध्यान से सुनो। एक तरफ डिमांड डिपॉजिट है, एक तरफ गोल्ड है। अब गोल्ड और टाइम डिपॉजिट में बताओ किसकी? गोल्ड जल्दी बिकेगा, टाइम डिमांड डिपॉजिट जल्दी बिकेगा? रैपिड टाइम डिपॉजिट नहीं, डिमांड डिपॉजिट कह रहा हूँ। एक तरफ डिमांड डिपॉजिट, एक तरफ गोल्ड जल्दी बिकेगा, डिमांड डिपॉजिट। हाथ में एटीएम नहीं आएगा, जब जाकर निकाल लो, और गोल्ड को बेचने में टाइम लगेगा। क्या कहा, दुकान बंद पड़ी सुनार की, घंटा करोगे तुम। इतना भी दिमाग नहीं लगा सकते तुम। जाकर डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या हो? सेविंग अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट होगा तो एटीएम होगा, एटीएम होगा जब चाहे जब निकाल लो, जाकर बटन दबा पे एटीएम इधर तक किसी को कर दो।
वो दे देगा, हाथ में निकालेगा। तो सब तो गोल्ड से भी ज़्यादा डिमांड डिपॉजिट वाला, ये सब यूपीएससी में 4-5 साल पहले पूछा था, अरेंज करके किसकी तरलता में आरोही क्रम में अवरोही क्रम में कभी भी पूछ लेगा किसकी तरलता ज़्यादा होगी। तरलता का मतलब समझ में आया? पूरी दुनिया ना लिक्विडिटी को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, लिक्विडिटी को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, तरलता को मेंटेन करने की कोशिश करती है। यस, चोर घर में घुस गया ना, सबसे पहले पता क्या देखेगा? कैश या बिल्डिंग लेके भागेगा सारी, ऐसा। दूसरे नंबर पर गोल्ड ढूंढेगा, वो भी लिक्विडिटी को फॉलो कर रहा है। इतनी तमीज है उसमें, उसे भी इकोनॉमिक्स से आ रही है, बताओ, समझ की बात है। तीसरे नंबर पता क्या करेगा? चेक चुक ढूंढेगा, समझ की बात है। या ऐसा आगा कि देखा सबसे पहले ढूंढेगा और ढूंढने के बाद जो पैसे उसे छोड़ देगा, पैसे छोड़कर ईंट भरो उसकी। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन तो वही तैयार करके जा रहा है। चोर को याद कर लो, तरलता अपना याद आ जाएगी समझ में। चोर भी तरलता को फॉलो कर, भिखारी को भी तमीज है, सही बात है। भिखारी को काट कर तुम हाथ में तो 10 लाख रुपए का चेक रख दो, चप बगा सो बैठ को। भिखारी के हाथ में अगर तू 10 लाख रुपए का चेक रख दिया, सही बात है, और 10 रुपये रख दो तो 10 रुपये बढ़िया लगेंगे, उससे 10 लाख का चेक बढ़िया लगेगा। 10 तो उसे भी तमीज है ना, 10 लाख का चेक अच्छा लगेगा सर। एक काम कर, तू भिखारी बन जा ना, छोड़ के चक्कर में पड़ने पड़ेगा। चेक काट, चेक दे ठाक देखेंगे, चेक देगा। इसी किस्मत मारी रहेंगे। बात समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी? बात समझ में आई? तो जो चोर हो वो भी किसे फॉलो करेगा? लिक्विडिटी को। तो चोर हुआ जब बच्चे थे, छोटे छोटे थे क्लास में, छोटे छोटे बच्चों क्लास में जब दूसरों के बैग में चोरी करते थे, ऐसे समझ में, वे भी किसे फॉलो करते थे? सबसे पहले क्या रुपये थे? 1 रुपया 2 रुपया। और इसी स्टाइल था एटीट्यूड तो उनके अंदर। सुन जाओ, एटीट्यूड चोरी करने के बाद ऐसा भर जाता ना, 2 रुपये ठैक ऐसा भर जाता। मेरे दादी नहीं देते हैं, लड़ाई बजी पूरी क्लास में 2 रुपये के चक्कर में, दोस्त के साथ लड़ाई रही। छोटे छोटे बच्चे भी लिक्विडिटी फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने इकोनॉमिक्स भी नहीं आता। 2 रुपये के चक्कर में पूरी दोस्त के साथ लड़ाई बजेगी, और आज तक नहीं बोल ली वहाँ। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? एक और बताना, किसकी तरलता सबसे ज्यादा? बात समझ में आई? ठीक, तुम बताना किसकी तरलता ज़्यादा, किसकी नहीं। अब थोड़ा टेक्निकल लेकर जा रहा हूँ, ठीक। किसकी लिक्विडिटी ज़्यादा? एक को डिबेंचर, उसे कहते हैं ऋणपत्र। ऋणपत्र, ऋणपत्र क्या हो? डिबेंचर। पढ़ा रखा है पहले, क्या है तो बताओ क्या हो ऋणपत्र? एक हो बॉन्ड, एक तो, और एक हो शेयर। यहाँ तो सुन लेना अच्छे तरीके से। और शेयर 2 प्रकार के हों, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। ध्यान से सुन लेना, एक इक्विटी शेयर हो, एक प्रेफरेंस शेयर हो। थोड़ा टेबल ऊपर कर रहा हूँ क्वेश्चन का, चुप हो जाओ। इक्विटी शेयर हुआ, प्रेफरेंस शेयर हुआ, डिबेंचर हुआ, डिबेंचर जिसे ऋणपत्र कहते हैं, एक बॉन्ड। इनमें दोनों बताना किसकी लिक्विडिटी ज़्यादा होगी? एक ही की, किसकी? से जल्दी बिक जाएगा। अच्छा, डिबेंचर नहीं बिक देगा? डिबेंचर हाँ, उसमें टाइम लगेगा। अच्छा, बॉन्ड? शेयर की खास बात हो कि एक बार तुमने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए ना, खरीद लिए, और खरीदने के बाद ना जो सेकेंडरी मार्केट हो हमारा, द्वितीयक बाजार हो, द्वितीयक बाजार जो हम शेयर बाजार के नाम से जानते हैं, उसमें शेयर की खरीद, कंपनी के जो शेयर हो ना उसकी खरीद बिक्री हो। जब खरीद बिक्री होगी तो एक बटन इधर से दबाओ, 1 मिनट बाद फिर किसी और को दे दे, बेच दो शेयर। समझ में एक बात है? सबसे ज़्यादा जो लिक्विडिटी होगी ना वह शेयर की होगी, क्योंकि शेयर को हम कभी भी खरीद सकते हैं, कभी बेच सकते हैं चंद सेकंडों में। ये खास बात है, बटन दबा गई तो शेयर जो होगा। दूसरे नंबर पे एक मैंने तुमको बताया ऋणपत्र। ऋणपत्र की ना एक जो मैच्योरिटी हो उसकी वो दीर्घकालिक हो, लघुकालिक नहीं होता। वो जो ऋणपत्र हो वो होगा लघुकालिक नहीं, दीर्घकालिक होगा। एक हो बॉन्ड, वो बॉन्ड भी दीर्घकालिक हो। दीर्घकालिक का मतलब ज़्यादा अवधि का पीरियड का होगा वो। समझ में आया बात? या
ठीक, ज़्यादा अवधि का होगा वो, तो इस सिस्टम को खुद देखना, खुद अरेंज करना। एक और पूछा था मैंने, कौन सा पूछा था, प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या हो, एक तो इक्विटी शेयर हो, एक प्रेफरेंस शेयर हो, उसमें वो भी ज़्यादा हो। तो इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर में इक्विटी शेयर हो, एक प्रेफरेंस शेयर हो। तो इक्विटी शेयर की लिक्विडिटी ज़्यादा कि प्रेफरेंस शेयर की। प्रेफरेंस शेयर में क्या खास बात हो, उसमें टाइम हो, सही बात है, टाइम हो, और दूसरा उसमें मालिकाना हक नहीं मिलता। इक्विटी शेयर में मालिकाना हक मिला। समझ में आया बात है, ये सब पढ़ा रखा है पिछली वाली क्लास में, सब पढ़ा रखा है, पढ़ो जाकर में। ठीक है, एक और सुनो, एक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, एक को नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। हिंदी में कहते हैं सरकारी प्रतिभूतियाँ। एक होती गैर सरकारी प्रतिभूतियाँ। गैर सरकारी प्रतिभूतियाँ तो जो जहाँ सरकार का पैसा लगा हुआ उसे तो बोलेंगे सरकारी प्रतिभूतियाँ। इनका सबका काम पता क्या हो, डिबेंचर हो, ऋण पत्र हो। इसका मतलब सरकार की वित्तीय स्थिति खराब है और वो मार्केट से पैसे इकट्ठा करना चाह रही है। इनका सबका काम, ये ऋण की प्रकृति हो सब, इसका काम यही हो, सबको पैसा इकट्ठा करना, मार्केट से पैसे इकट्ठा करना। चाहे वो सिक्योरिटीज़ हो, सिक्योरिटीज़ जारी करके मार्केट से पैसा इकट्ठा करना। समझ बात है। और नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कौन सी हो, इसका मतलब जो हो कि जहाँ सरकार का पैसा नहीं लगा हुआ। जैसे मैंने कहा सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, सोवरिन का मतलब सरकार का जो गोल्ड बॉन्ड आया, इसका मतलब सरकारी प्रतिभूति हो। सही बात है। तो जो बॉन्ड हो, बॉन्ड को हम सरकारी प्रतिभूति कह सकते हैं। सही बात है। ये सारी जितने ना मैंने बॉन्ड का नाम बताया, ऋण पत्र का नाम बताया, ये सब प्रतिभूतियाँ हों। पिछले क्लास में सब पढ़ा रखा है मैंने तुम। ये सारी प्रतिभूतियाँ हों, और प्रतिभूतियाँ दो प्रकार की हों, जिसे सिक्योरिटीज़ बोलते हैं इंग्लिश में। सिक्योरिटीज़ दो प्रकार की हों, एक तो नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो, एक हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में होगी जहाँ सरकार का पैसा लगा हुआ होगा, और नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में होगी जहाँ सरकार का पैसा नहीं लगा हुआ होगा। ठीक, इसका मतलब तरलता को हम समझ चुके। किसी चीज़ को कितनी जल्दी तुम कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, इस बात को हम तरलता कहते हैं। किसी चीज़ को तुम कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, इस बात को हम क्या बोलते हैं, तरलता बोलते हैं, लिक्विडिटी बोलते हैं। अब मैंने तुम्हें बताया, जो लिक्विडिटी है ना, हर इंसान लिक्विडिटी फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। चाहे वो चोर हो, चाहे कोई इंडिविजुअल व्यक्ति हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे फिर वो बैंक हो। दोबारा फिर बता रहा हूँ मैं, हर इंसान लिक्विडिटी मेंटेन करने की कोशिश करेगा। कैसे लिक्विडिटी मेंटेन करने की कोशिश कर रहा, इस बात को समझाने के लिए मैं तो कुछ उदाहरण दे रहा हूँ तुम्हें। समझ बात क्या, सभी के लिए ना लिक्विडिटी को मेंटेन करना जरूरी है। दो प्रकार के बिजनेसमैन हैं। एक बिजनेसमैन अपने हाथ में, उसका खुद का कहना कि मैं अपने हाथ में 5,000 रुपये लेके चलता हूँ, कैसे लेके चलता हूँ 5,000 रुपये, क्योंकि बिना चाय वाला जब भी चाय की दुकान खोल लगा, कुछ पैसे लेकर जाएगा या गल्ला बिल्कुल खाली होगा। बिना पैसे के तो बिजनेस होने का ही नहीं। सही बात है। चाय बेचना स्टार्ट करोगे, दूसरे वाला 100 रुपये का नोट लेगा, टूटे हुए कहाँ से लेकर आओगे। सही बात है। तो कुछ तो कैश लेके चलेगा हाथ में, तो कैसे लेके चलेगा, कैश का मतलब क्या हो, लिक्विडिटी। इसका मतलब वो लिक्विडिटी मेंटेन करने की कोशिश करेगा। दो प्रकार की चाय वाली है, एक काजल होगी, एक वन्नी का होगी। दो प्रकार की चाय वाली है। सही बात है। दोनों चाय बेचती है। अब काजल कहती है ऐसे वन्निका को कि मैं जो चाय बेचती हूँ ना, मैं अपने घर से जब चाय लेकर आती हूँ तो काजल यूपीएससी चाय वाली, इसका नाम है काजल यूपीएससी चाय वाली, इसका वन्नी का यूपीएससी चाय वाली। ठीक, दोनों के मार्केट में कंपटीशन का बहुत तगड़ा शेयर है इनका भी। एक तरफ इसकी दुकान रोड के इस पार इसकी दुकान है। आए समझ में, यस तो जलती है, समझ में आई बात है। दोनों हाथ में कैसे लेके चलती है, इससे पूछा गया। मैं ऑडिट करना आया इनका, समझ में आई बात है। मैंने पूछा तुम कितना कैसे लेके चलती हो हाथ में, काजल से पूछा। यूँ कह रही मैं एक महीने का कैसे अपने हाथ में लेके चलती हूँ, 5,000 रुपये कैश हाथ में लेके चलती हूँ। 5,000 रुपये कैश हाथ में लेके चली, इसका मतलब किस चीज़ को मेंटेन कर रही है, लिक्विडिटी को। अगर इसके पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी तो उससे कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। ठीक, अगर इससे पूछा गया तुम कितनी लिक्विडिटी, तुम साथ में कितना पैसा मेंटेन करके चलती हो, कहती मैं घर तक 10,000 रुपये लेकर आती हूँ। सही बात है। ठीक, एक और तीसरी आई सालू, उसका नाम है सालू यूपीएससी चाय वाली। सही बात है। इन दोनों के कंपटीशन है, इन दोनों के बीच में, इन रोड के बीच में दुकान खोल ली। चुप हो जाओ। इस बात का दुख हुआ इन दोनों को कि कोई है ना, सब रोड के बीच में जा रहे, तो रोड के बीच में आसानी हो। इन दोनों ने सोचा आपस में बैठ कर, काजल देख जो हुआ नहीं हुआ, अब आपस में मर्ज कर ला। काजल इस तो पूछा गया, सालू तो तू कितनी लिक्विडिटी मेंटेन करती है, घर में 4 साल का पैसा जेब में रखती हूँ। मूर्ख कौन, तो 4 साल का पहला अपने। इसलिए इसका मतलब अगर जरूरत से ज़्यादा लिक्विडिटी मेंटेन करोगे ना तब समस्या, और जरूरत से कम हो जाएगी तब समस्या। औकात में रखना चाहिए। सबसे बेस्ट कौन है? अच्छा, दूसरे नंबर की मूर्ख कौन है?
बात समझ नहीं? ठीक। जैसे काजल अरवंडिका का जो बिजनेस है ना वो मर्ज हुआ, आया समझ में? तो काजल ने क्या एडवाइस दी, नु कह रही सालों की चाय इसलिए बिक रही, ये 4 साल का खर्चा हाथ में लेके चला। तो उन्होंने पता क्या कह रही, कह रही 10 साल का खर्चा हाथ में लेके चला। ये कह रही सुन के हम समझा रहे तुझे, मैंने एक अच्छी तरह इकोनॉमिक्स समझी थी भाई जी को, तभी से सुना, तू मान जा काजल। 10 साल का सारा पैसा बैंक में निकाल, इससे बड़ा मूर्ख होगा कोई? इससे बढ़िया एक तरीका होता कि 10-5 हज़ार रुपये अपने जेब में रखती और बाकी सारा बैंक में डालती है, कहीं और निवेश कर देती, उसका पैसा तब तक नहीं बढ़ने जब तक तुम उसके स्वरूप को न बदल दो, जब तक तुम उसके रूप को चेंज नहीं करने के। सही बात है, तुम मूर्ख को होना जा, समझ नहीं बात है। तो बिजनेस करने के लिए क्या चीज जरूरी हो? लिक्विडिटी मेंटेन करना, समझ बात है। इसलिए विशेष तौर पर ये सब बातें तुम याद रखना, ये तुम्हारे जीवन में भी काम आएगी कि ज़्यादा कैश हमेशा कभी भी अपने पास न रखा। अच्छे इंसान भी जो ज़्यादा कैश अपने पास नहीं रखने की, बिल्कुल कई बार समझाया मैंने तुम, लिक्विडिटी मेंटेन करना सीख जाओ। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, सुन लो, ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ अपने पास में बहुत अमीर है, अपने पास 500-700 रुपये रखते हैं कुल, बाकी सब बैंक में या अदर जगह निवेश करके रखते हैं। सही बात है। और दूसरी भाषा में ऐसे लोगों को कैसे कहते हैं कि पैसा मड़ के निकाल रहे हो, आया समझ में? दूसरी भाषा में कहते हैं कंजूस। इसका मतलब लिक्विडिटी अच्छी तरह मेंटेन करना होगा। कंजूस भले क्या था तुम उसे। और ये जो घर की जितनी माताएं हो ना, उन तक बेस्ट लिक्विडिटी के मामले में कोई उससे बेस्ट मैनेजर में किसी को नहीं मानता। सही बात है। घर में चाहे कितना पैसा रखा हुआ, जो खींच कर निकला ना जो नोट हो, समझ नहीं बात है, 10 बार जो रगड़ रगड़ के निकला 2 तो नहीं जा रहे हो। हाँ, मना ही करती रहेगी। क्यों करती रहेगी? इसका मतलब लिक्विडिटी को मेंटेन कर रही है। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? तो घर में जो महिलाएं माताएं हैं तुम्हारी, वे लिक्विडिटी मेंटेन कर रही नहीं कर रही? बड़ी तमीज है उनके अंदर। तुम चाहे तुम तो सीख सकते हो। तो हर इंसान लिक्विडिटी मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। यूपीएससी को सिर्फ वही देखो, इसे बाहर निकाल लो थोड़ा, अजावरिक हो जाओ थोड़ा, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो लिक्विडिटी मेंटेन हो रही। अभी केवल तरलता के बारे में बात चल रही थी, तरलता को मैंने इतना समझा दिया। इस वक्त 10-20 मिनट का लेक्चर दिया तरलता के ऊपर। अब भी दिमाग में नहीं घुस रही ना, तो नहर में कूद जाओ ना, कभी कूद दे दो, बंद पड़ी नहर। तो क्या करना थी नहर में? पढ़ लो, ठीक है पढ़ लो। कहा नहर पतक के खाती फिर रही। चलो, बात समझ में आई? तरलता सभी के लिए जरूरी नहीं। तो तरलता तो सरकारी फॉलो करके रखती चलती है। मान लो सरकार के बैंक में पैसा पड़ा हुआ, तो पैसा पड़ा हुआ सरकार के पास, जो पैसा पड़ा हुआ, एक तो तरीका हो सके सरकार ज़्यादा पैसे अपने हाथ में लेके चले, एक कम पैसे अपने हाथ में लेके चले, और जो पैसा बचा हुआ उसे कहीं और निवेश कर दे। समझे? पैसा भी तो आगा उससे। बात सही है गलत है? अरे मान लो भाई मेरी शादी होगी और मेरी वाइफ है उपभोक्तावादी संस्कृति की, कैसी, और सैलरी मेरी कम से कम कितनी मिली उसमें, 92,000 के आसपास सैलरी, सही 92। और तुम क्या लेना, किसी में चीज़ें मिल रही, 92,000 के आसपास सैलरी मेरी, उसके खर्चे इतने, ठीक है। अदर कंट्री की सारी ऐसी ही हो, उन मतलब चीज़ की चीज़ तो हो, शॉपिंग फलाना ढिमका खाना मोकड़ा चाउमीन बर्गर मोमो, ठीक है चलो कोई बात नहीं। सही बात, 92 मतलब 50,000 हर साल हर महीने निकलवा लेती है। समझ ही बात है। इन्हें कहें कि करीब 20,000 मेरे मेकअप में लगेंगे। अच्छा सर मेकअप में लगेंगे, चलो मेकअप में लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 50,000 रुपये साथ में लेके चलती है। मेरी वाइफ मूर्ख है नहीं है, है? समझ आया नहीं बात? मूर्ख है नहीं है, ठीक सब बात। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई ना, पहले पूरी तो सुन लो। चुप हो जाओ। उसके बाद 10-5 हज़ार रुपये वाली अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी मोड़ आता, ऐसे कर दो। 20,000 रुपये 50,000 रुपये वैसे खर्च करता है। तो नहीं बात है, क्योंकि उसकी खुद की सैलरी ना 3 लाख रुपये है ना। तो बताओ, हम ऐसा कह सकते हैं कि मेरी पति भारतीयों के हिसाब से वो अपने हिसाब से सही है, वहाँ उससे ज़्यादा खर्च करने की आदत पड़ी हुई थी सर।
अब तभी तुम्हें क्यों लग रहा तुम्हारे लिए 50,000 रुपये बहुत है, उसके लिए घर की मुर्गी दाल बना जैसा ठोक्कर मार के उड़ाता हुआ, समझ में आया बात है। तो तू भारतीय के हिसाब से वो अच्छी लिक्विडिटी मेंटेन नहीं कर पा रही, अब जो फॉरेनर है ना उसके हिसाब से बेहतरीन लिक्विडिटी मेंटेन कर पा रही है, समझ में आया बात है। उसके नज़र से देख रहे हैं तुम, एक चश्मा उतार कर देखो, समझ में आया। चलो तो भाई बिजनेस करना चाहते हो तो जरूरी कि हाथ में कितनी लिक्विडिटी होनी चाहिए, लिक्विडिटी को मेंटेन करना पड़ेगा, तरलता को मेंटेन करना पड़ेगा, तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो। जानना चाहते हो क्या बोला हो, अब कोड से समझना अच्छे तरीके से। अभी तरलता का मतलब समझ में आ दिया कि हर इंसान लिक्विडिटी मेंटेन कर रहा है, चाहे वो बैंक हो, छोटे बैंक हो, बड़े बैंक हो। अगर बिजनेस करना चाहते हो, क्योंकि अगर तुम्हारे हाथ में पैसा नहीं होगा ना तो बिजनेस कर ही नहीं सकते तुम, कोई भी आ सकता हो तुम्हारे पास मांगेगा पैसा, कहाँ से दोगे पैसा, बात समझ में आई। अब इसी बात को हम बैंक के ऊपर लेकर आ गए, बैंक भी लिक्विडिटी मेंटेन करके चलता है, बैंक बिजनेस है उसे अपने हाथ में पैसे लेके चलने पड़ेंगे, समझ में आया बात। या अब ध्यान तो समझना चाह रहा हूँ मैं, तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बैंक क्या है, बिजनेस है, बैंक का काम है बिजनेस करना, और बिजनेसमैन को अपने हाथों में पैसे रखने पड़ेंगे। अच्छा पर पैसे जरूरत से ज़्यादा हो जाएंगे, दिक्कत खड़ी हो जाएगी, सालूर के साथ दिक्कत खड़ी हुई है, इनके साथ दिक्कत खड़ी हुई है, सही। अच्छा पैसे अगर कम होंगे तो भी दिक्कत खड़ी जाएगी, समझ में आया बात। चलो आ जाओ हम देखते हैं और देखते हैं हमें कितने पैसे मेंटेन करने चाहिए। अब बैंक पर लेते, यही बात हम बैंक के ऊपर लेते हैं, समझ में आया। ये रहा हमारा RBI, ये पापा जी आए, समझ में। इनके बच्चे को ना कॉमर्शियल बैंक, ये कॉमर्शियल बैंक, ये तुम हो और ये भी तुम ही हो, कोई दिक्कत है यहाँ तक। कॉमर्शियल बैंक, इधर लोग, ये में जो जमा करने वाले, और ये कौन निकालने वाले, निकालने खुद ही निकाल देंगे बैंक पर, बात समझ में आई। ये वही जो जमा करने वाले, ये वही जो पैसे निकालने वाले, जिन लोन लेके जाएंगे पैसा मार्केट से, मार्केट में, समझ में आया बात है। ठीक, ध्यान तो समझना। ये बैंक का, इसके अंदर पैसा लाके जमा कर दिया 100 रुपये डिमांड डिपॉजिट के तहत, और डिमांड डिपॉजिट में कितनी चीज़ आ गई, 2 सेविंग अकाउंट प्लस करंट अकाउंट, 2 आ गई इसमें। दूसरे नंबर पर कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंकों के पास, कॉमर्शियल बैंक जो इसके तहत CRR रखा जाएगा। अब CRR के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, कैश रिजर्व को रखा जाएगा, जिसे आजकल 4% मेंटेन कर रहा है, 4%, पहले 10% था वो, समझ में आया बात। है पहले कितना था CRR, अब CRR पर लिमिट खत्म कर दी गई RBI ने, और उसे 4% के आसपास मेंटेन करना पड़ता बस यार, 4 लाख करोड़ रुपए के बराबर। इस पर कोई ब्याज भी नहीं देता, समझ बात, इसका पैसा यहाँ खींच लेता। इस तो पूछा जा, ये कॉमर्शियल बैंक चिल्ला कहते रहे हमें नहीं पता CRR के पैसे भी ब्याज दो, तो ये क्या हम RBI तुम करंट अकाउंट पर ब्याज दो तो मैं क्यों दूँ फिर, समझ बात। जब तुम करंट अकाउंट पर ब्याज नहीं देते जो पैसा, और 60% जितना भी कॉमर्शियल बैंक में डिपॉजिट हो रहा है ना, पैसा जमा हो रहा है, उसका 60% हिस्सेदारी करंट अकाउंट की, और उस पर कोई ब्याज नहीं देते हैं। कॉमर्शियल बैंक इतना पैसा कमा रहे हैं, तुम कह रहे तुम, और मैं 4% मेंटेन करने को कहा मैंने तुम्हें, और तुम्हारे दर्द मार गया है, समझ नहीं बात है। जब मैंने आज तक तुम है ना करंट अकाउंट पर, RBI का खुद का कहना कह रहा मैंने आज तक तुम है ना करंट अकाउंट पर ब्याज देने की परमिशन तो नहीं दी ना, तो बस चुपचाप, ये मेरी मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा जो मैं कहता हूँ वो करते जाओ चुपचाप, बकवास नहीं चेतनी है बैठ कर, आ जाओ। चलो ये कौन से बैंक का, कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक का मान लो 100 रुपये है, 100 रुपये इसके पास आए, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी कल बताया था वो, इसके तहत जितना पैसा जमा होगा 100 रुपये मान लिया हमने यहाँ जमा होगा, तो अगर बैंक को स्वायत्तता दे दी जाए तो 100 के 100 रुपये लोन देना चाहेगा नहीं चाहेगा, ध्यान से समझ लो। अगर इसे स्वायत्तता दे दी जाए 100 के 100 रुपये लोन देना चाहेगा नहीं। मान लो इधर इन्होंने 10 रुपये दे दिया वहाँ से, तो इसके पास कितने बच गए, 90 बच गए, या 4 दे दिए तो कितने बच जाएंगे, 96। अभी मान लो पुरानी वाली बात है, इसे हटा रहा हूँ मैं भी, पुरानी बात कर रहा हूँ। अब इसके पास कितने चले गए, बैंक के पास 90, RBI के पास तो 10 चले गए, इसके पास कितने रह गए 90 रुपये। तो 90 रुपये मार्केट में लोन देगा तो 90 के 90 पूरे देगा नहीं देगा। अब तो 10 रुपये से दे दिए, अब 90 के 90 रुपये पूरे लोन देगा नहीं देगा,
ऐसा क्यों देने का? अभी मैंने बात कुछ पढ़ाया था गलत बात है। कैसी तरलता में? ठीक, तो इसके पास जितने पैसे हैं ना वो सारे के सारे जो हो वो लोन नहीं देने का। अब क्यों नहीं देने का भी समझ लो, क्योंकि किसी बिजनेस को करने के लिए ना हाथ में ना पैसे होना जरूरी है। अगर ने सारा पैसा बैंक में सारा पैसे ने लोन दे दिया तो कल ये जो जिन लोगों ने पैसे जमा करा था और यहाँ से आगे पूछने लगे सर तो फिर क्या करेगा, क्या जवाब देगा? समस्या खड़ी हो जाएगी इसके लिए। इसलिए आरबीआई बता क्या कहता, बेटा एक काम करो लिक्विडिटी मेंटेन करके रखो। जी बाबूजी हम देख लेंगे, टेंशन न लो तुम। क्यों? अच्छा तुम अपने केस में जब तुम्हारे हाथ में पैसा आ जा तो तुम्हारे माँ बाप अपने हिसाब से अपनी लिक्विडिटी मेंटेन कर देंगे। जो बिजनेस करता हूँ मैं अपने हिसाब से अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करता हूँ। मैं 1-2 हज़ार रुपये के आसपास से अपनी जेब में रखता हूँ, उससे फालतू नहीं लगता। समझ में आती है? ठीक, जैसे ब्रिज को दे दिए 50 रुपये, रामोर को दे दिए ना, इन्हें दे दिए 10-20 रुपये जो आता है, क्या होगा? अपने हिसाब से मेंटेन कर दे, क्योंकि बिजनेस मैन के हाथ में छोड़ देगा। ये कॉमर्शियल बैंक बिजनेस कर रहे हैं, कॉमर्शियल बैंक बिजनेस कर रहे हैं, इन्हें अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करनी होगी। लिक्विडिटी का मतलब तरलता इन्हें मेंटेन करनी होगी। जब इन्हें लिक्विडिटी मेंटेन करनी होगी तो अपनी लिक्विडिटी तरलता मेंटेन करने के लिए बिजनेस तो यही कर रहे, तो इन्हें स्वायत्ता होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? अब जो लिक्विडिटी ये अपने कुछ पैसा, सारा पैसा नहीं लोन देने के ना, सारा पैसा नहीं लोन देने के, कुछ पैसा अपने पास रखेंगे जान पूछ के। ये बैंक अपने खाते में आरबीआई के पास से रखेंगे नहीं, अपने पास रखेंगे खुद। समझ बात है? मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं कुछ पैसा अपने पास रखूँगा। ठीक, अब वो कितना पैसा रखेंगे ये आरबीआई बताएगा, ये खुद बताएंगे। अरे भाई तुम बिजनेस कर रहे हो तो तुम खुद देखोगे नहीं देखोगे? तुम बिजनेस करने जा रहे हो तो तुम खुद देखोगे नहीं देखोगे कितना पैसा तुम अपने पास रखना कितना नहीं रखना? अभी तुम खुद ही देखते हो। बिजनेसमैन तो मैं हूँ, बिजनेसमैन आरबीआई है कॉमर्शियल बैंक, तो कॉमर्शियल बैंक खुद देखेंगे कितना पैसा मेंटेन करना होना। ऐसा समझ, जितना भी पैसा इनके पास तो 90 रुपये तो लोन देने तो रहे हैं, क्योंकि बिजनेस करने के लिए ना हाथ में रोक डालना जरूरी हो। है समझ, चल रही तुम बिजनेस करने हाथ में नहीं है अन्ना, नाम रख दिया भगवान ना। सही बात है। जो 90 रुपये है तो 90 रुपये तो सारा का सारा लोन देने तो रहे हैं, कुछ तो अपने पास रखना पड़ेगा ना। जो रखना पड़ेगा, कितना पैसा रखना पड़ेगा, यह बात ये खुद तय करेंगे या आरबीआई बताएगा? क्या तुम्हारा खुद का मानना ही है? क्योंकि कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता, वो किसी और से पूछ कर अपने पता करेगा। स्वायत्ता होनी चाहिए उसे, क्योंकि बिजनेस तो उसे करना। लेकिन तुम्हें जानकर हैरानी होगी इस बात के लिए ना, समझ बात है, जो आरबीआई बताएगा उसे कितना पैसा मेंटेन करना। समझ बात है? अब तुम ये भी सोच रहे हो ऐसा क्यों हो? समझ बात है? आरबीआई जो एसएलआर है ना, एसएलआर के तहत ना कितना पैसा जो हो बैंकों के पास रखा जाना, ये बात आरबीआई तय करता है। यस, आरबीआई तय करता है। एसएलआर ना, जो एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, इसका जो रेट समझ लो, पहले इसका जो रेट था पहले 38% था। 38%, सोच सकते हो कितना? अरे कितना था पहले? 38% था इसका रेट। सोच सकते हो तुम 38%। इसका मतलब जितना भी पैसा डिपॉजिट हुआ, सीआरआर काट कर यहाँ डिपॉजिट हुआ, उसमें तो 38% कॉमर्शियल बैंकों को अपने खाते में बंद करके रखना पड़ेगा। वो क्यों हुआ? ताकि उसके पास समस्या ना जा। मैंने तो बता, समस्या कभी भी आ सके बैंकों के पास। सारे लोग एक साथ पैसे जमा कर निकालने चले जा, जैसे आईसीआई बैंक में हुआ था। 3 बजे तक बैंक पूरा खाली हो चुका था। ये बैंक के खिलाफ कोई अफवाह फैल जाए कि बैंक दिवालिया होने वाला, लोग सारे जमा पैसे काटने स्टार्ट कर देंगे उसके अंदर से। समझ में आई बात? या तो इसका मतलब है एसएलआर पहले 38% था। इतना 38 ये होगा और 10 ये होगा। पहले 48% बैंकों की लोन देने की क्षमता को कम कर दिया। 2 उपकरण है, एसएलआर और सीआरआर। अभी बता दो मुझे, एसएलआर के तहत जो रेट हो, एसएलआर तहत का जो एसएलआर है, जो एसएलआर, इसका नाम क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसका जो रेट हो, दर हो, यो 38%। इसे कौन तय करता? 38% था कौन? आरबीआई। या वाणिज्यिक बैंक खुद तय करते हैं? आरबीआई। क्यों आरबीआई ऐसा क्यों करता? जानना चाहते हो तो मैं आरबीआई ऐसा क्यों करता?
कि SLR के तहत जो हो रेट आरबीआई को क्यों दी गई है स्वायत्तता, आरबीआई वो तो बैंकों का बैंक, सही बात है। अब SLR के तहत जो हो 38% ना बैंकों की लोन देने की क्षमता को कम कर दिया। पहले था अभी रेट 18% हो रहा है, अभी ये रेट 18% है, घबराने की जरूरत नहीं है, इसे कम कर दिया गया। पहले 38% के आसपास 2007 से पहले की बात बता रहा हूँ मैं, सही बात है। 38% और ये कितना होगा 10%, 38 और 10 कितना होगा, यानी बैंकों में जितना भी डिपॉजिट हुआ उसका 48% हिस्सा तो कुछ SLR के पास, SLR के तहत वाणिज्यिक बैंकों के पास रखा जाएगा, कुछ CRR के तहत आरबीआई के लॉकर में बंद करके रखा जाएगा। आरबीआई का लॉकर नहीं है, आरबीआई के नाम का, जो आरबीआई के नाम का लॉकर है ना मुख्य ब्रांच में, उसे लॉक करके रख दिया जाएगा पैसा। बात समझ में आई? इसका मतलब ये बताओ अभी बैंकों की लोन देने की क्षमता कम होगी नहीं होगी, कितने परसेंट तक कम होगी, 48%, यानी जितना भी डिपॉजिट होगा उसका केवल 52% ही लोन दे सकते हैं। बात समझ में आई है? अभी बताओ मुझे SLR जो वो मात्रात्मक है नहीं है, क्योंकि पैसा कितना जाना मार्केट में ये बात तो SLR ही बता रहा है, और कितना पैसा मार्केट में जाएगा तो ये समझ जाओ वो कैसा उपाय होगा, अरे सारे मात्रात्मक उपाय नहीं है, CRR भी मात्रात्मक उपाय है, SLR भी मात्रात्मक उपाय है। इतनी बात बता दो, मुझे समझ में नहीं आई है। यहाँ कोई दिक्कत है क्या, किसी चीज़ को कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत यहाँ तक क्या हो रहा है यहाँ, क्या नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है यहाँ से, समझ में आया बात या? चले चलो, तो बैंक की लोन देने की क्षमता कम हो जाएगी। अब SLR के तहत जो पैसा रखा जाएगा वो वाणिज्यिक बैंकों के पास रखा जाएगा या आरबीआई के पास रखा जाएगा, वाणिज्यिक बैंकों के पास होगा। और CRR का पैसा किसके पास होगा, आरबीआई के लोकर के होगा, तो उनके पास ही वाणिज्यिक मुख्य शाखा नाम पर होगा उनके। ऐसे तो लेके सवाल पूछो नाम पे, फिर वहाँ ड्रामा कर दो पर प्रसन्न हो। समझ में आ बात है? अब जो SLR के तहत जो पैसा वाणिज्यिक बैंकों के पास रखा जाता, ये पहले 38% था, अब ये 18% है, वर्तमान समय में 18%। ठीक, अच्छा पहले बताओ, पहले SLR और CRR को मिला दो तो 10% ही होता, 48%। समझ में आ बात है? 48% दोनों को बढ़ाकर बैंकों के लोन देने की क्षमता को कम कर दिया आरबीआई ने। इतनी ताकत आरबीआई के पास। लेकिन वर्तमान समय में ना ये जो रेट है 38 की जगह अब 18%। पहले 38 से लेकर 40 हुआ करता था, 38 से लेकर कितना हुआ करता था 40%। इस रेट को खत्म कर दिया गया, अब ये 18% के आसपास चल रहा है। SLR को तुम देख भी सकते हो, आरबीआई से बढ़ाता भी है घटाता भी है SLR को। समझ में आई बात है? जब SLR नहीं हो, SLR कितना 18%, जब 18% है ना, अब ये 18% और जो दूसरे वालों कितना 4%, तो कितना बैठेगा 22%। तो वर्तमान समय में इतना रेट चल रहा है, तो 18 कितना होगा 22%। जितना भी बैंक के अंदर डिपॉजिट होगा ना, बैंकों की आरबीआई ने बैंकों ये इन दोनों उपकरण का CRR का और SLR का इस्तेमाल करके बैंकों की लोन देने की क्षमता को कम कर दिया। कितने % तक कम कर दिया? जितना भी बैंक में डिपॉजिट होगा उसका केवल ये 82%, उसका केवल ये 78% लोन दे सकते हैं। आज 100 मतलब 22 हटा दो तो 78% ही तो कहेंगे, 78% ही लोन दे सकते हैं। इन बताओ बैंकों की लोन देने की क्षमता को कम कर दिया नहीं, किसने करा? पहले किसका इस्तेमाल करा? और जब उसका पेट नहीं भरा किसका इस्तेमाल करा? SLR का करा, तुम्हें बताऊंगा। समझ में आई बात है? दिक्कत नहीं है तक? ठीक, ये SLR। अब सवाल ये SLR का पैसा रखा जाएगा
वर्तमान समय में 1% ना जो 1% जो पैसा मेंटेन हो रहा है वो 1 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। 18% है ना, 18 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। अब ये बैंक पता क्या कहते हैं, ये जो पैसा रखा जाएगा वाणिज्यिक बैंकों के पास रखा जाएगा, ये इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सही बात है। अभी इसका तब इस्तेमाल करेंगे जब इनके पास समस्या खड़ी हो जाएगी आगे। समझ की बात है। अब इनके लोकरों में बंद करके पैसा रखा हुआ ठीक। तो ये जो पैसा रखते हैं वाणिज्यिक बैंक SLR के तहत पैसा रखते हैं, देखो कितनी गहराई से समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। ये तो सवाल पूछाते हैं, SLR के तहत जो वाणिज्यिक बैंकों के पास पैसा रखा जा रहा, वो पैसा किस रूप में रखा जाता। अब वाणिज्यिक बैंक सबसे पहले पता क्या करा, RBI ने सबसे पहले नंबर पर SLR के तहत इस पैसे को SLR का जो रेट तय कर पहले भारत के आम लोगों का ध्यान रखा। भारत के आम लोगों का ध्यान रख दिया, नहीं रख दिया? क्यों? क्योंकि बैंकों के पास ना, ताकि भविष्य में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ना हो, उसने SLR का रेट 18% किया हुआ। 18% के तहत भविष्य में लोगों को प्रॉब्लम ना हो, आम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अगर बैंक के पास पैसा ही नहीं होगा तो क्या निकाल लोगे? जो RBI है, RBI ने 18% जो SLR के तहत पैसा मेंटेन करके भारत के आम लोगों के बारे में सोचा, पहला काम होगा। अब वो केवल भारत के आम लोगों का ही बैंक नहीं है, वो आम लोगों का बैंक नहीं है, वो बैंकों का भी बैंक है, और वो बैंक का भी ध्यान रखेगा। RBI देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बैंकों का ध्यान कैसे रखेगा, आ जाओ समझो बैंकों का ध्यान कैसे रखेगा। वो कहता है बैंकों को कि SLR के तहत जो पैसा रखा हुआ ठीक, इस पर आप मुझे ब्याज दोगे। ये कहते हैं वाणिज्यिक बैंक कहते हैं कि आपने जो पैसा बंद करके रखवा दिया, इसका हम करो तो करो क्या। तो RBI पता क्या कहता है, अब कहता है कि इस पैसे को ना तुम, इस पैसे को ध्यान तो सुन लेना अच्छे तरीके से, क्योंकि हम SLR पढ़ रहे हैं, लिक्विडिटी। इस पैसे को ना तुम, इस पैसे को अपने पास तो रखोगे, उस रूप में न रखो जिस रूप में रखा हुआ है, इस पैसे का रूप चेंज कर दो। उसने कहा क्या करो, आ जाओ देखो क्या बताता। SLR का जो पैसा रखा जा रहा है, ध्यान से समझना अच्छे तरीके से ठीक। यहाँ विश्लेषण हो रहा है चीजों का। जो SLR है, SLR ये पैसा रखा हुआ, कितना परसेंट रखा हुआ? 18% है ना। इस 18% के ना रूप को चेंज कर दो। जैसे इस रूप को चेंज कर दोगे ना, इससे क्या बेनिफिट क्या होगा? क्योंकि पैसा खुद में खुद नहीं बढ़ता, पैसा खुद में खुद नहीं बढ़ता। सही बात है। जब तो उसके रूप को न बदल दो, क्योंकि बैंकों को तो बेनिफिट होना चाहिए। पैसा तो उनका रोका जा रहा है, पैसा तो इनका तो रोका जा रहा है, नहीं तो ये तो 18% और लोन दे देते, नहीं तो और फायदा होता। अभी आलोचना करते हैं RBI की कि RBI ने हमारे पे इतने प्रतिबंध लगा रखे कि जो SLR के तहत पैसा रखवाता ना, उस पर मैं ब्याज देता। CRR का पैसा हमने वहां बंद करवा कर रखवा दिया। सही बात है। ये क्यों कर रहा है? भारत के आम लोगों का ध्यान रखता हो। सही बात है। और उसका काम भारत के आम लोगों का ध्यान रखना नहीं है, इसका वाणिज्यिक बैंकों का भी ध्यान रखना। और वाणिज्यिक बैंकों को पता क्या कहता है RBI? कह रहा तुम टेंशन न लो, बिल्कुल जब मैं जैसा मैं कहता हूँ ऐसा करो। कह रहा अब क्या करवाने वाला हो रहा भाई, इतना तो करवा दिया। ऐसा समझ में। कह रहा जो SLR का तहत पैसा रखा हुआ ना, उसका ना तुम यार गोल्ड खरीद लो, तुम बेनिफिट में हो जाओगे। उसने कहा अच्छा। कह जो 18 आयो, 18 में से ना, 18 में से कुछ तो उन्होंने गोल्ड में लगवा देंगे। मान लो 13% तो उन्होंने SLR के तहत रख रखा है, रिजर्व कैश के रूप में रख रखा है, कैश CASH कैश रख रखा है। और इसमें ना 5% का उसने गोल्ड खरीद दिया, गोल्ड खरीद कर रख दिया। और गोल्ड की पता क्या खास बात हो? गोल्ड की पता क्या खास बात हो? गोल्ड की खास बात हो, उसका ना रखे दाम बढ़ जा लॉन्ग टर्म। ऐसा समझो, उसके रखे दाम बढ़ जा, हो सकता है 5 की जगह 10 हो जा। 5% गोल्ड खरीद रखा था, 5 पर तो 18% पैसा रखा हुआ वहां से, 5% का कुछ सालों बाद डबल हो जाएगा। जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया था मैं गोल्ड के बारे में कि 39 का हटा के 41 होगा। सही बात है, क्योंकि गोल्ड का वैल्यू लॉन्ग टर्म बढ़ा, तो गोल्ड के रूप में खरीद कर रख लो, तो बढ़िया रहेगा। 13% के आसपास कैश के रूप में रख लो, और जो है ना 5% गोल्ड के रूप में रख दो। इस तरह करके पैसे को रखा जाओगा। इससे क्या होगा, जो गोल्ड खरीद कर रख रखा है उसका रेट नहीं बढ़ जाएगा, और जब रेट बढ़ जाएगा तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और वैल्यू बढ़ जाएगी तो SLR के तहत जो पैसा रखा हुआ था उसका बेनिफिट हो जाएगा। अभी बताओ, जो RBI है उसने कॉमर्शियल बैंकों का ध्यान रखा नहीं रखा, ऐसा करके देखो रख दिया। पहले उसने SLR का पैसा मेंटेन करा ताकि भारत के आम लोगों की सुरक्षा करी जा सके। फिर उसने दूसरे नंबर पर SLR का पैसा किस रूप में रखा जाएगा, उसने इस के रूप को चेंज करने की जिम्मेदारी दी, मतलब उसने दे दी कि जाओ तुम ना पैसा मेंटेन कर सकते हो, इसका रूप चेंज कर दो तुम। जैसे इसका रूप चेंज कर दोगे तो क्या हो, तुम्हें भी बेनिफिट होगा। तो इसने भारत के जो बैंक है ना, वाणिज्यिक बैंक, उनका भी ध्यान रखा है, दोनों का ध्यान रख दिया। अब पहली तरफ सरकार भी खड़ी हुई है, क्योंकि सरकार का भी तो बैंक है। सही बात है। अब जो सरकार का बैंक, सरकार कह रही मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे दो, हमें नहीं पता। तो पता क्या कहते हैं
वाणिज्यिक बैंक कहते हैं, वाणिज्यिक बैंक को कहता है कि कुछ पैसे का ना तुम एक काम करो, जो गवर्नमेंट है ना इसकी सिक्योरिटीज, इसकी प्रतिभूतियाँ खरीद लो, प्रतिभूतियाँ। अच्छा अब जरा एक बात बताओ ध्यान से अच्छे तरीके से, एक सवाल और पूछता हूँ, प्रतिभूतियाँ खरीदने बढ़िया, क्यों ना बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खरीद लिया, कोई दिक्कत थोड़ा ही है भाई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खरीद लीजिए, प्रतिभूति खरीदने बढ़िया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खरीद लीजिए। लेकिन तुम्हें पता बिल्डिंग बेचने में कितना टाइम लगेगा? अरे हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? और लिक्विडिटी ऐसी चीज खरीदनी जिसकी लिक्विडिटी बहुत एकदम कैश में कन्वर्ट हो जाओ। मान लो बैंक को कल को समस्या आ गई, गोल्ड को एकदम बिक तो जाएगा, कैश तो कुछ बढ़िया कुछ है ही नहीं, जब कैश तो बढ़िया, क्योंकि SLR का पैसा आना हो ऐसा अकल को कहने लगे सारा पैसा तो बिल्डिंग में लगा रखा था, अब बैंक बैठा हुआ यहाँ से, अब सारे लोग उसके अंदर घुस के बैंक के पैसे दो, कह रहे प्लॉट बेच के आ रहा है, अभी बिल्डिंग बेच के आ रहा है, बैंक वाले से थोड़ा ही कहेंगे। तो इसका मतलब यहाँ कभी भी बिल्डिंग में पैसा निवेश नहीं करने को कहना RBI। इतना तो खुद भी सोचना, लिक्विडिटी को मेंटेन करने का मतलब क्या है, कहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट करना, ऐसा समझ। अब ये क्या कहता है RBI, पता क्या कहता है ना, RBI कहता है कि तुम ना जो मैं पैसा और पैसा कहाँ लगाओगे, सरकार की प्रतिभूतियाँ खरीद लो। इसने कहा प्रतिभूतियाँ क्यों खरीद लो? उसने कहा सरकार की और तुम पता जो प्रतिभूतियाँ हो उसका एक सर्टिफिकेट हो, खरीद कर घर में रख लिया, किसने, वाणिज्यिक बैंकों ने रख दिया, और रखने के बाद 4 साल बाद 3 साल बाद होगा। ये सब शॉर्ट टर्म्स है, जो SLR जो पैसा यहाँ दिया जा रहा है सब शॉर्ट टर्म्स है, लघुकालिक है, दीर्घकालिक नहीं है। आज तो जल्दी पैसा कन्वर्ट हो जाएगा, जल्दी का मतलब दीर्घकालिक नहीं है, लघुकालिक हो, तुरंत पैसा कन्वर्ट हो जाएगा, गोल्ड एकदम बिक जाएगा, कैश तो परफेक्ट कुछ है ही नहीं। लेकिन जो वाणिज्यिक बैंक कहते हैं, ये कह रहे SLR का पैसा आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्यों लगवा रहे हैं हमारा, क्योंकि वो तो दीर्घकालिक होगा। ऐसे समझ, अगर हमारे पास कल को पैसे का संकट आएगा, समझ नहीं बात है, पैसे नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हम ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी 8 साल का इंतजार करेंगे। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो, बॉन्ड हो, डिवेंचर हो, इनमें तो एक तो समय फिक्स हो, तो इसका अब सरकार का ध्यान, अब वो क्या कहता, समझ लो क्या कहता, पता क्या कहता, ये कहता है RBI, क्योंकि कोई बात है तुम खरीद कर रख लो यार, ये ना जो तुम्हारे पास सर्टिफिकेट मिलेगा ना, उस जब भी तुम्हें प्रॉब्लम होगी तो तुम मेरे पास चले आना। अब मैं तुम्हें ना लोन दूंगा शॉर्ट टर्म, मैं तुम्हें शॉर्ट टर्म से लोन दूंगा, क्योंकि तुम्हारी शॉर्ट टर्म समस्या ना, अभी तुम्हारे पास शॉर्ट टर्म समस्या, और जिस दर पर मैं जिस रेट पर मैं तुम्हें लोन दूंगा उस रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, उसे रेपो रेट बोलते हैं। मान लो तुम्हारे पास शॉर्ट टर्म समस्या आ चुकी भाई, तुम बैंक हो वाणिज्यिक बैंक, तुम्हारे पास शॉर्ट टर्म समस्या आ चुकी, तुम्हें कैश चाहिए, फटाफट कैश चाहिए, ऐसे समझ लो। अब मैंने तुम्हें कहा था तुम भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ खरीद लो। अच्छा, भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ खरीदने क्या फायदा होगा, भारत सरकार को पैसे की जरूरत है, पता लगा भारत सरकार घाटे से जूझ रही, वरना पैसे इकट्ठा करने के लिए मार्केट से क्या करेगी, अपने बॉन्ड जारी करेगी, और जब अपने बॉन्ड जारी करेंगे तो वाणिज्यिक बैंक है ना, उनके बॉन्ड यानी सरकारी प्रतिभूतियाँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कह दो या बॉन्ड कह दो, ये जो बैंक है ये सरकार के बॉन्ड खरीद लेंगे, ये बैंक सरकार के बॉन्ड खरीद लेंगे, और बॉन्ड खरीद के उन्हें दे देंगे पैसा, और कौन सा पैसा देंगे, जो SLR के तहत रख रखा था वो पैसा दे देंगे। और जब पैसा दे देंगे ना, पैसा दे देंगे, चलो सरकार की समस्या भी सोल्व होगी, पैसे की होगी। मैंने क्या कहा था, RBI को तीनों का ध्यान रखना, पहले उन्होंने आम लोगों का ध्यान रखा, दूसरे नंबर पर बैंकों का ध्यान रखा, अब तीसरे नंबर पर सरकार का ध्यान रख रहा है। और इस चिढ़ रहे हैं ये बैंक, चिढ़ नहीं रहे बैंक ये, कह रहे अब जब हमारा पैसा वहाँ क्यों लगवाया देना, गलत बात नहीं है तेरी, क्यों लगवाया हमारा पैसा, ठीक। अब पता क्या कह रहा है, कह रहा है सुन बेबी सुन, ध्यान से सुन, पहले ध्यान से, मैं तेरे बाप का बैंक नहीं हूँ, समझ नहीं बात RBI कह रहा है सर वाणिज्यिक बैंकों में तेरे बाप का बैंक नहीं हूँ, समझ नहीं बात है, मैं भारत के आम लोगों का भी बैंक हूँ, मुझे भारत के आम लोगों का भी ध्यान रखना, दूसरा जो मुझे भारत तुम्हारा भी ध्यान रखना, और तीसरा मुझे सरकार का भी ध्यान रखना। मॉनेटरी पॉलिसी और जो मौद्रिक नीति और जो राजकोषीय नीति दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, उन्हें अलग अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता कभी भी। तीसरे नंबर पर खास बात है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी RBI कहता है वाणिज्य बैंक, चुपचाप जो मैं कह रहा हूँ ना, चुपचाप गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रख लो, और जब भी तुम्हारी जिंदगी में धक्के आए ना तो चुपचाप मेरे पास चले रहना। अब मैं तुम्हें शॉर्ट टर्म से लोन दे दूंगा, और जो लोन दूंगा ना मैं तुम्हें, जिस रेट पर दूंगा लोन तुम्हें, शॉर्ट टर्म्स लोन, शॉर्ट टर्म्स का मतलब लघु अवधि का लोन, क्योंकि यहाँ समस्या लघुकालिक आई ना उसके पास, जिस दर पर दूंगा उसे बोलेंगे रेपो रेट। अब मैंने क्या बताया था तुम्हें, जब मैं रेपो रेट पढ़ाता, मैंने कहा मैं रेपो रेट को अलग करके नहीं पढ़ाता, रेपो रेट SLR का ही हिस्सा, मैं SLR तो पढ़ा रहा हूँ, समझ नहीं आती है, अभी सभी अलग करके पढ़ते हैं, दिमाग में घुसी बात है। अब मैं तुमसे पूछने वाला हूँ, तीसरे नंबर पर क्या करेंगे, ये SLR का पैसा ना यो ना सरकारी प्रतिभूतियों में खर्च कर देंगे, सरकारी प्रतिभूतियाँ,
ये सरकारी प्रतिभूतियां गवर्नमेंट के बोर्ड भी हो सके, डिवेंचर फलाना कुछ भी हो सके, सरकार को पैसे की जरूरत है, सरकार घाटे तो जूझ रही, और सरकार पैसा कहाँ से लेकर आगे? बैंकों से। अब बैंक कौन सा पैसा देंगे सरकार? जो SLR के तहत मेंटेन करके रख रखा था उन्होंने, ऐसे समझ लो। ठीक, इस बात की आलोचना होती है, और जो इस बात तो चिढ़ जाते हैं ये वाणिज्यिक बैंक वाले। क्यों चिढ़ जाते हैं? ये कहते हैं हमारा पैसा दीर्घकालिक अवधि में लगवाया है, फिर ये लोन लगा ना, फिर पल्ली तब RBI का रैपट मारूंगा तेरे मुंह पर खींच के। RBI अकल नहीं है तेरे पर, जब तुझे कह दिया तेरे पास समस्या खड़ी होगी तो मेरे पास आ जाइए लोन लेने, है समझ लो। उसने कहा ये कौन सा लोन होगा? लघु अवधि का लोन होगा, 4-5 दिन का, जितनी तेरे पास समस्या, रेपो रेट पर तुझे लोन दे देंगे। कुछ भी कल को पढ़ेंगे रेपो रेट क्या हो, बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत है यहाँ तक? उसके बाद तो अब बताओ, मुझे बताओ RBI ने ऐसा क्यों करा? पता लग गया क्या? RBI ने सबसे पहले किसका ध्यान रखा? SLR का पैसा मेंटेन करके किसका ध्यान रख रहा है? आम जनता का। क्यों? अगर बाद में जाकर वाणिज्यिक बैंकों को प्रॉब्लम होने लगी तो प्रॉब्लम ना हो, इनका तो बस चलता सारा का सारा लोन बांट देते हैं, ऐसे वजह। इसलिए RBI ने खुद ही कहा कि हो सकता इसे कम करते हैं, इसे ज्यादा कर देते हैं, समझ बात है। RBI ने कहा मैं देखूंगा SLR का पैसा कितना है, ये मेरा काम होगा, SLR का पैसा कितना मेंटेन करना मैं बताऊंगा, तुम रखो अपने लोगों को मत कर। SLR का पैसे में ना RBI ने वाणिज्यिक बैंकों को स्वायत्ता नहीं दी बिल्कुल भी। वाणिज्यिक बैंक जो SLR का पैसा मेंटेन करके रखते हैं, वो जो दर है वो RBI बताता आज भी, और वो 22% 18% के आसपास है, समझ बात है। गूगल पर जाकर टाइप करके देखना SLR का रेट कितना चल रहा है। और ये एक बैंक की बात नहीं है, भारत के अंदर जितने भी वाणिज्यिक बैंक सबकी बात है यार। जैसे PNB होगा, इसमें जितना भी पैसा जमा हुआ एक साल में, सही बात है, एक साल में जितना भी पैसा जमा हुआ उसका 18% SLR के तहत इसे अपने खाते में रखना पड़ेगा। हो सकता है ऐसी समस्या जाकर लोगों, ऐसे जितने बैंक भारत में, समझ में आया बात है। ठीक, तो सारे बैंकों की यही खास बात है बैंकों, क्योंकि RBI की गाइडलाइंस फॉलो होती है इन पर सब पर। और 2-2 महीने बाद मॉनेटरी पॉलिसी की ना समीक्षा हो, हर 2 महीने बाद तुम देखना कभी SLR तो नहीं बढ़ा दिया। अगर SLR बढ़ाया इसका क्या मतलब है? बैंकों की लोन देने की क्षमता कम होगी, समझ बात है। ठीक, पता करना, बैंकों की लोन देने की क्षमता कम हो जाएगी तो बैंक लोन कम देंगे, और लोन कम देंगे तो इसका भारत सरकार की ग्रोथ थ्योरी प्रभावित होगी। भारत सरकार को उसका जड्डा चढ़ा रहा है, वो वंग भाभी परेशान है, समझ बात है, सबू जड्डा चढ़ रहा है हंसी ना। तीसरे नंबर पर बैंकों की खुद की समस्या, नुगार बैंक कह रहे पता नहीं RBI ऐसा कैसा बैंकों में लोग कर रखवाया सारा पैसा, हम तो लोन दे रहे थे इस जगह से। RBI ने कह रहा रुक जा, ज्यादा की उठा रखी, हम बता तो रहे पैसा कहाँ फेंकना तुझे, 18% ही हो, 13% कैश के रूप में रख लो, 5% गोल्ड में, थोड़े बहुत सरकारी प्रतिभूति खरीद लो, सरकार की भी समस्या सोल्व हो जाएगी। कुछ है पता ही नहीं, ये सब चीजें इतनी हार्ड। मुझे एक बार पढ़ के दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती था, एक बार मैंने नोट्स बनाया था दोबारा। क्योंकि तुम क्या करो, बहुत टेक्निकल तरीके देखो। अगर मान लो तुम बैंक में जाकर बैठ गए और RBI के गवर्नर से तुम बात कर रहे जाकर बैठ, सोच लो तो तुम क्या करा, तुम कहेगा रेपो रेट के बारे में बताया तो वहाँ बैठ कर नोट्स बनाओगे बैठ कर, वो तो आसान भाषा में समझागा ना, देखो ये वाला लोन हो रेपो रेट, जब ऐसे तो बतागा हो, पूछा रेपो रेट क्या हो जी, रेपो रेट लिख खाड़ी बनाओ रेपो रेट तो वो तो ऐसे ही बतागा ना, सोच बने वहाँ जाकर सोचो ना, उस लेवल पर जाकर सोचो। तो रेपो रेट है, उससे पूछागा रेपो रेट क्या हो, रेपो रेट जी वो परिभाषा थोड़ा सुनागा, रेपो रेट हो क्या, देखो भाई रेपो रेट ये हो जब ये वाणिज्यिक बैंक हो ना, ये जो पैसा मेंटेन करके रखते हैं इनके पास आ जा समस्या, जब इनके पास समस्या आ जा तो इनका ध्यान कौन रखेगा? RBI। ये RBI तो लोन लेने चले जा, और वो जो लोन हो ना लघु अवधि का लोन हो, वो आए समझ में, इसकी समस्या को सोल्व करने के लिए। क्योंकि RBI ने पता क्या कहा था, तुम SLR का जो पैसा 18% मेंटेन करो, तुम हमें देख लो जो तुम्हारे पास समस्या आ गई, वो जिस रेट पर ना उन्हें लोन देगा, जिस रेट पर वो RBI लोन देगा, और शॉर्ट टर्म से लोन होगा वो, उस रेट को हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट अभी रिवर्स रेपो रेट पर नहीं आया, मैं समझाऊंगा वो भी कल को। समझ में आया बात है? कोई दिक्कत यहाँ तक? रेपो रेट समझ में आ रहा है क्या यार? अब एक लाइन इसी बात को एक लाइन में बोलेंगे रेपो रेट क्या हो, तो इसे तो क्या होंगे, जो वाणिज्यिक बैंक ये लोन लेने किसके पास जाते हैं? जब इनके पास क्या होगा, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम। अब लिक्विडिटी यूज करो, अपनी भाषा में भी लिक्विडिटी यूज करो। आया तुम्हारे पास कैश की प्रॉब्लम हो रही है, उन्होंने कैश की प्रॉब्लम हुई, मेरे पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है। मैं कई दफ़ा ऐसा कहता रहता हूँ और तुम हवा नहीं आती है बात में, सही बात है। मैं अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल करता हूँ कि मेरे पास कैश नहीं है, तो मैंने उन्हें कहता कैश नहीं है, मेरे पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो रही है यार,
समझ में आई बात? क्या इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत? इतना बता दो, समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। SLR का रेट चेक कर लोगे, CRR का रेट चेक कर लोगे, CRR किसी को बता दोगे कभी भी? भूलने के तो नहीं? ठीक, कहीं भूल जाओगे तो क्या वर्ल्ड इकोनॉमी से भूल गए? मैं बोल रहा है डिवेंचर ही दिख रहे हैं, ये क्या हो? मैं बोला डिवेंचर ही बेंच सोच रहे, बेंच। बात समझ में आई? तो अभी हम क्या कल क्या समझेंगे हम? तो ये तो रेपो रेट हो, रेपो रेट तो समझ में आ चुका। रेपो रेट पता लग गया? वाणिज्यिक बैंक है, इनके पास समस्या खड़ी होगी, आ चुकी, आज समझ। और समस्या क्यों आएगी, किस कारण आई है समस्या? मेंटेन करने को कहा था, किन ने कहा था? SLR को। अब समस्या भी कौन सोल्व करेगा? अरे लोन किसके पास लेने जाएंगे? RBI भाई, RBI के पास। RBI किसी दर पर लोन देगा ही, उस दर को क्या कहूँगा? रेपो रेट। रेपो दर क्या दो, रेपो रेट क्या दो। बात समझ में आई? फिर रिवर्स रेपो रेट क्या हो? रिवर्स रेपो रेट क्या हो? रिवर्स रेपो रेट जानना चाहते हो? हाँ, जब मतलब RBI मेंटेन कर रहा है जिसमें मतलब ये कितने पैसे देगा, तो भैया फिर इनके पास कमी कैसे हो जा? किसके पास? बैंकों के पास कभी कभी हो नहीं जाता। हाँ, तो ये जब जो कमी हुई ना, बताओ कौन से बैंक के पास कमी हुई? ये जब हुई ना कमी, तभी से RBI ने अपने नियम कानून सख्त कर दिए। ये पहले कमी जब तो यहाँ से काम करने स्टार्ट करे RBI ने, 2007 तो पहले थोड़ा था इस तरह, पहले। समझ में आया बात? यार बैंकों के पास घाटा क्यों चले जाओ? वो लोन भी कम दे। सुनो, अगर वो लोन कम देगा हो तो डूब नहीं जाएगा बैंक को। 48% पहले मेंटेन कर रहा था, तो पहले बैंक घाटे में क्यों है? क्योंकि जरूरत से ज़्यादा भी तो अपने पास नहीं रखना ना। वो जरूरत से ज़्यादा पैसे अपने पास रख रहा था, या जरूरत से ज़्यादा पैसे अपने पास रख रखी थी। भाई तो बात यहाँ समझा रहा तुझे। और कम भी नहीं रखना अपने पास। नुमनिया से घटा के 18% से 5% पे ले हो जाएगा कि गले में 2 रुपये चाय बेचरी खड़ी होगा। ऐसा थोड़ा ही है, ये तो दिक्कत है। तो वही चीज़ है, बस उसका स्वरूप बदलेगा, है वही चीज़। नोट कर लो। चलो, और कल को बताता हूँ रिवर्स रेपो रेट क्या बना। ठीक।